हाँ सर। ओके ठीक है सर, चलो। अच्छा देखो सर, हम लोग जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो कंटिन्यूएशंस कर रहे थे ना, तो लास्ट वीक ड्यू टू सम रीजन मैंने थोड़ा इसका डिसकंटिन्यू हो गया था। तो मैंने उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत लोगों को शेयर कर दिया था। जिन लोगों को नहीं किया वो आज कर ले, जिनको जल्दी था मैं उनको शेयर कर दिया था ताकि वो रिकॉर्डेड देख ले और जो भी डाउट है मुझे सवाल कर ले। लेकिन सर ठीक है, मैं एक टॉपिक है मुझे लगा कि ये एक बार लाइव में बताना चाहिए, तो मैं आज उसी टॉपिक के बारे में आपके साथ बात कर लेता हूँ सर, ठीक है। वैसे देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मतलब एक्ट इन बिजनेस लॉ, है ना। मतलब जो बिजनेस वर्ल्ड चलता है इसमें सेल ऑफ गुड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले है ना सर, आप लोग जानते हो। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि सेल ऑफ गुड्स बहुत जरूरी है। बिकॉज गुड्स का सेल नहीं होगा, ठीक है, गुड्स का सेल नहीं होगा तो बिजनेस कैसे बनता है, सिंपल बात है ना सर। मतलब बिजनेस डेवलप होने के पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट, मतलब वन ऑफ द बेसिक पार्ट इज दैट कि भाई गुड्स का सेल हो। यस ना सर। हाँ शिवास, सुबीर, गुड मॉर्निंग सर। साहिल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर वही मैं सेल ऑफ गुड्स जो कंटिन्यूएशन में एक्स्ट्रा दिया था उसी का एक टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ सर, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है सर अनपेड सेलर का, ठीक है। अब अनपेड सेलर मतलब सुन के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे कि सेल ऑफ गुड्स में आपको क्या बोल रहा हूँ सर। सेल ऑफ गुड्स 1930 जो है सर, जो एक्ट है ये पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ाया जाता था। मतलब तभी पहले, मतलब बहुत पहले का बात कर रहा हूँ। मतलब पहले सेल ऑफ गुड्स बोल के कोई एक्ट नहीं होता था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सिर्फ बिजनेस लेवल में, उसी के अंदर सेल ऑफ गुड्स को जगह मिला था। लेकिन बाद में ब्रिटिश वर्ल्ड में ही, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया को चलाता था उसी टाइम पे देखा गया कि भाई बिजनेस लेवल में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, तो क्यों ना उसके लिए एक अलग से एक एक्ट डेवलप किया जाए। और तभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक अलग से एक्ट बनाया गया, 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। और फिर आगे तो इतिहास बन चुका है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में मैंने आपको लास्ट फ्यू क्लासेस में सेल ऑफ गुड्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर मैंने आपको मतलब उसमें सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, वेजरिंग क्या है, याद है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया था, ठीक है। हायर परचेज क्या है। फिर मैंने आपको वारंटी एंड कंडीशंस के बारे में बोला था, जो सेल ऑफ गुड्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इज कंडीशंस एंड वारंटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने आपको परफॉर्मेंस नहीं, डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में मैंने डिस्कस करके रखा था, ठीक है। जिनका क्लास बाई चांस मिस हो चुका है, एक बार प्लीज मुझे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्लास का प्लेलिस्ट ले लो और एक बार गो थ्रू कर लो, अगर बाई चांस मिस होके रखा है तो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में सर आज भी मैं आपके साथ एक पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज अनपेड सेलर। तो ध्यान से सुनना, अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट क्या है। चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर, जिसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है सर, अनपेड सेलर। ओके, ऐसे जिनको जल्दी था मैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है मेरा, ठीक है। सो अगर किसी ने करके रखा है तो आज लाइव में रिपीट कर ले, रिवाइज हो जाएगा। और अगर किसी ने करके नहीं रखा है तो आज मेरे साथ साथ पढ़ ले, ठीक है। एक ही बात है, पढ़ने से मतलब है ना सर, पढ़ने से मतलब है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो सर अनपेड सेलर, तो मैं यहाँ पर अनपेड सेलर आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, जैसे कि अनपेड सेलर का अंडरस्टैंडिंग करना है, अनपेड सेलर का राइट के बारे में जानना है। नाम सुनते ही समझ में आ रहा है सर, अगर किसी सेलर का कोई पेमेंट बाकी है, अगर कोई सेलर का कोई पेमेंट बाकी है, मतलब सेलर ने प्रोडक्ट सेल कर दिया बट अभी उसको पेमेंट नहीं मिला है, बिग क्वेश्चन इज दैट कि अगर पेमेंट नहीं मिला है तो उनका क्या राइट है, वो कैसे अपना पैसा मार्केट से क्लेम कर सकता है। एक सेलर को हमेशा चिंता होता है सर। जैसे देखो, एक बिजनेसमैन, ध्यान से सुनना, आप लोग बिजनेस में अकाउंटेंसी पढ़ते हो, है ना सर। बिजनेस एजुकेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है सर अकाउंटेंसी। बिजनेस बोलो या कॉमर्स एजुकेशन, जो भी नाम से बोलो। सो कॉमर्स और बिजनेस एजुकेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है अकाउंटेंसी। अब आप मुझे एक चीज बताओगे सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता ही नहीं अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बिजनेस में ना होता।
सर क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया, वापस बोलता हूँ। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का इतना जरूरत नहीं होता अगर एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन बिजनेस सेक्टर नहीं रहता तो। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, पकड़ पाओगे सर? मतलब ये सब्जेक्ट के बारे में इतना ज्यादा, जो आज अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, उसमें अकाउंट्स का रोल प्ले बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट तो यही देखता है ना। तो पहले अकाउंट्स बनाया जाएगा, फिर अकाउंट्स को एनालिसिस किया जाएगा, तब जाके बिजनेस रन करेगा। और जहां अकाउंट मिसिंग है ना, बिजनेस को ना कोई दिशा नहीं मिलेगा कि भाई किधर जाए। ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटेंसी इज मस्ट। बट माई पॉइंट इज दैट कि सर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है बिजनेस का जो अकाउंटेंसी बनाने के लिए इतना ज्यादा जरूरत पड़ जाता है? जल्दी बोलो। कोई आइडिया Yes, सर? हाँ बोलो। কোনো গুডস বা কোনো প্রোডাক্ট সেল করলে তবেই যে অ্যাকাউন্টসের দরকার হবে। हाँ लेकिन कैसा सेल? कैश सेल की क्रेडिट सेल? তো দুটোতেই তো দরকার হওয়া উচিত। बट सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? ক্যাশ। कैश का ज्यादा अकाउंट से जरूरत है सर? सोच के बताओ। सर क्रेडिट না सर। স্যার ক্যাশ হবে, ক্রেডিট হবে স্যার। सर क्रेडिट सेल ना, आपने कैश में सेल कर दिया, कस्टमर पैसा दिया, चला गया, ठीक है, सारा पेड हो गया। तो जो पेड हो गया है उसको क्या चिंता सर? हाँ, कस्टमर को प्रोडक्ट मिला, आपको पैसा मिल गया, चैन की नींद सो जाओ ना सर। हाँ, शांति से सुकून से सो जाओ घर पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दिक्कत तब होता है जब मार्केट में पैसा पड़ा रहता है। हाँ, कि क्या पता मेरा पेमेंट मुझे करेगा कि नहीं, क्योंकि आपने उनको सर्विस प्रोवाइड किया, आपने उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड किया, वो भी क्रेडिट पे। क्या पता कि वो तुम्हारा क्रेडिटर तुम्हारा पैसा मार के चला जाए, डेटर तुम्हारा पैसा मार के चला जाए। हाँ सर, चिंता है कि नहीं है बोलो? ये क्रेडिट सेल ही तो है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक होता है। और इसी के डर पे, क्रेडिट सेल पे कौन क्रिएट होता है सर? अकाउंट्स में डेटर क्रिएट होता है। और ये डेटर क्रिएट करने का जो रिस्क एबिलिटी है ना, यही तो है जो बिजनेसमैन को एक बिजनेसमैन बनाता है। इसीलिए हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट नहीं दे पाता। क्रेडिट दे भी देता है ना तो डर लगता है, डर के मारे हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, दिल बहुत ही ज्यादा धड़कता है। हाँ, रात को नींद नहीं आता, मार्केट में 10 लाख फंसा हुआ है, पता नहीं कब मिलेगा, अगर कोई पैसा मार के चला गया तो क्या होगा, ठीक है, अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं कैसे उसको अ, वापस मुझे मिलेगा, ठीक है। तो यही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में मैं, आप लोग कभी सोचिएगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया। ये एक नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल एरिया है कि अकाउंटेंसी का जरूरत ना होता सर, ठीक है, कैश सेल में काम होता है ना, क्या जरूरत पड़ता, सारा खेल नगद में होता। सोचो एक बार, सारा का सारा बिजनेस का खेल, पैसा दो सामान लो, पैसा दो अपना माल लो, क्या प्रॉब्लम था? क्यों, क्या जरूरत था अकाउंटेंसी मेंटेन करने का? कोई जरूरत नहीं होता सर। क्रेडिट सिस्टम है बोल के ही अकाउंटेंसी का जरूरत पड़ा है। और ये क्रेडिट सिस्टम रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, अब चलो हम लोग अनपेड सेलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर, नो द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर, distinguish the right of lien and rights of stoppage in transit, know the rights of parties in case of breach of contract, understand the concept of sale by auction। चलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हो, ठीक है, जो नहीं पढ़ा वो बाद में फिर से मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, तब और एक बार पढ़ लेना। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल बाय ऑक्शन, ठीक है। ऑक्शन सेलिंग में, ऑक्शन सेलिंग जानते हो आप लोग? ठीक है, आगे बताते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं। ऑक्शन सेल बेसिकली क्या होता है, जैसे आईपीएल ऑक्शन देखे होंगे। हेलो, हाँ सर, आईपीएल ऑक्शन इस बार नाइट राइडर्स ने बड़ा बड़ा प्लेयर को छोड़ दिया। हाँ सर, इवन नाइट राइडर्स का एक जो कैप्टन था, क्या नाम था?
नहीं कैप्टन नहीं, हाँ कैप्टन ही था ना लास्ट लास्ट ईयर। अरे ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर, क्या नाम है उसका? पैट कमिंस। पैट कमिंस। छोड़ दिया तो सर, इतना कैप्टन नहीं। हाँ कैप्टन नाइट कैप्टन ना सर, कोलकाता कैप्टन ना। पैट 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 कैप्टन नहीं था, बट इम्पोर्टेंट ना प्लेयर सर, था। श्रेयसर कैप्टन जी। ऑस्ट्रेलिया कैप्टन था, ठीक है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का बोल दिया कि मैं इस बार नहीं खेलूंगा। आईपीएल ऑक्शंस में पैट कमिंस को 25 करोड़ का डील मिला था सर, 25 करोड़ का। मतलब अगर वो नाइट राइडर्स में खेलता तो 25 करोड़ पैट कमिंस को मिलता, लेकिन वो नहीं लिया। तो जो भी हो, ऑक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो प्लेयर है वो एक्चुअली प्रोडक्ट की तरह ही होता है सर, ठीक है। प्लेयर इज लाइक अ प्रोडक्ट इन आईपीएल सेगमेंट। मतलब ये बेसिकली एक बिजनेस है, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें मतलब प्लेयर का बेसिकली कोई इमोशनल मैटर नहीं है, ये बेसिकली प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर है, जिसके लिए जो दाम देगा उसके लिए खेलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की तरह ही एक तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, बट ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो इसलिए मैंने आईपीएल का नाम लिया। बट देयर आर लॉट्स ऑफ वैराइटीज ऑफ एरिया जहाँ पर ऑक्शन सिस्टम में बिजनेस चलता है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं सर। सर राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, राइट ऑफ एन अनपेड सेलर में आपको दो इंपॉर्टेंट हिस्से में मैं बात करूंगा। एक सर की अगेंस्ट द गुड्स एंड अगेंस्ट द बायर। मतलब अगर आपका पेमेंट आपको नहीं मिला, आपने जिसको क्रेडिट में, ध्यान से समझो सर, सेलर ने क्रेडिट सेल किया। तो अगर आप क्रेडिट सेल करोगे, तो क्रेडिट सेल किया मतलब क्या? सेलर ने गुड्स सेल कर दिया, गुड्स सेल तो हो गया, बट पेमेंट मिला कि नहीं? हेलो, छपाई नहीं। पेमेंट ड्यू है ना? गुड्स सेल हो गया बट पेमेंट ड्यू है। तो पेमेंट ड्यू है तो दो सवाल उठता है। तो अगर पेमेंट ड्यू है और पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या सेलर का गुड्स पे कोई राइट रहेगा? सर नॉर्मली देखो सर, हम लोग लास्ट जो चैप्टर किए थे इसका, सेलर गुड्स में, उसमें जैसे ही प्रॉपर्टी पास हो जाता है ना, जैसे प्रॉपर्टी पास हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, फिर सेलर का कोई राइट नहीं रहता है। और इसके बारे में काफी डिटेल्स डिस्कशन मैंने करके रखा आप लोग के साथ, है ना। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अनपेड सेलर वापस अपना गुड्स ले सकता है जिसको वो दिया था, और उसने अगर पेमेंट नहीं किया तो? एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, सर गुड्स नहीं ले सकता तो क्या बायर के अगेंस्ट में कोई क्लेम कर सकता है? क्योंकि बायर यहाँ पर ब्रीच कर रहा है। बायर मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम जिसे डेटर कहते हैं, है ना। अगर डेटर क्रेडिटर को ब्रीच करेगा, डेटर क्रेडिटर को मतलब सेलर को, ठीक है, डेटर क्रेडिटर को ब्रीच करेगा, तो क्या क्रेडिटर का या सेलर का कोई कोई राइट आता है क्या बायर के अगेंस्ट में? हाँ सर, कोई राइट है क्या बायर के अगेंस्ट में? ठीक है, हाँ सर, या हाँ। फिर हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, वही बात यहाँ पर अनपेड सेलर पे बोलता है। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इट्स लाइक अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही एक स्पेशल कंडीशन इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे ना सर, स्पेसिफिक डैमेजेस, है ना, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ठीक है, लिक्विडिटी लिक्विडिटी डैमेजेस, ठीक है। सिमिलर तरीका से हम लोग यहाँ पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी इसी तरह का डैमेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन दिस इज एकदम स्पेसिफिकली सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड बात है कि भाई हाँ, हम सूट फॉर प्राइस कर सकते हैं, सूट मतलब केस सू करना, ठीक है, सूट फॉर प्राइस कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस कर सकते हैं, सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वही आपको जानना पड़ेगा सर, अनपेड सेलर में। दूसरा पॉइंट है कि क्या गुड्स पे क्लेम कर सकता है क्रेडिटर? हाँ, जिसने क्रेडिट पे सामान बेचा था, क्या वो अपने गुड्स पे, जिस सेलर को जब पे कर दिया, दे दिया था बायर को, तो क्या वापस ले सकता है? प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो बायर की तरफ चला गया है। तो क्या नॉर्मली कर सकता है? डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। लियन, लियन मतलब अपना राइट, ठीक है। लियन क्या होता है ना, राइट क्रिएट करना, ठीक है। मैं समझाता हूँ लियन क्या होता है, ठीक है। लियन मतलब जैसे मानो कि उस पर्टिकुलर गुड्स पे सेलर का राइट है जब तक पूरा पेमेंट ना हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लियन क्रिएट करके रखना। पूरा पेमेंट करो तो जाके तुम्हारा होगा, जब तक पेमेंट बाकी रहेगा तब तक उसमें कंपनी का लियन रहेगा। जैसे मानो कि अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हो, ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं, कार खरीदना चाहते हो इंस्टॉलमेंट में। हाँ सर, एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, कौन सा कार लेना है? हाँ, टाटा नेक्सॉन, हाँ बोलो।
অধিকার তো আছেই স্যার, তো ইনস্টলমেন্টে নিচ্ছে মানে পেমেন্ট করতে হলে তুলে নিয়ে চলে যাবে। एग्जैक्टली सर, टाटा नेक्सॉन ईएमआई। चलो देखते हैं, कहाँ देखे कार देखो में। सर टाटा नेक्सॉन मोटा मोटी 7 लाख से रेंज से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, एक स्टैंडर्ड कार लिया ताकि हर कोई सपना देख सके, ठीक है। कोई बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज सपना देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लुक एट सर, अगर आप टाटा नेक्सॉन लेते हो सर, डाउन पेमेंट बोल रहे हैं सर टाटा का, पेट्रोल कार का, इसमें अलग अलग है, डीजल वर्जन भी है, एक्स ई, ये देखो सर, ठीक है। 14 लाख में क्या है सर, एक्स, बहुत सारा वर्जन है इसका, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वर्जन के ऊपर बेस करके दाम होता है। और बाद में आप लोग चेक कर लेना, गाड़ी में स्पेशलाइजेशन कर लेना। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल वे में समझाता हूँ। सर अगर आपने टाटा मोटर्स का ये वाला कार लेने के लिए सोच रहे हो और आप उसमें 86,000 का, मानो कि आप एक 10 लाख का कार ले रहे हो, ठीक है। सो 10 लाख का कार नहीं, कितने का, एक सी पेट्रोल 7.70 लाख का। तो अगर आप 7.70 लाख का मतलब 7,70,000 का अगर आप एक कार के लिए सोच रहे हो, लाख का, 86,000 का डाउन पेमेंट, बैंक इंटरेस्ट दे रहा है 9.8 में बैंक इंटरेस्ट मांग रहे हैं आपसे, और आप इसको कितने, लोन पीरियड है 5 साल का, स्टैंडर्ड है गाड़ी के लिए, हाँ सर, 5 साल तक गाड़ी का लोन पे करोगे तो आपका ईएमआई पड़ेगा सर 16,472, ठीक है। और टाटा नेक्सॉन आप घर लेके आ जाओगे, हाँ सर, 16,000 में टाटा नेक्सॉन घर पे आ जाएगा, मतलब हर महीना 16,000 पेमेंट करो और टाटा नेक्सॉन घर पे लेके आ जाओ, ओके। सर प्रॉब्लम इज नॉट विद दैट, आपने टाटा नेक्सॉन घर पे लेके आ गए, 16,000 का ईएमआई भी आपका चालू हो गया, गाड़ी का दाम है 7,70,000, बैंक ईएमआई बना दिया आपका, इंटरेस्ट चलेगा, लेकिन क्या कार आपका होगा? না স্যার, যতক্ষণ না শোধ হচ্ছে ততক্ষণ কার আমার না। जब तक लास्ट ईएमआई नहीं हो जाता तब तक कार आपका नहीं है सर। जब तक लास्ट ईएमआई मतलब 16,000 समथिंग जो भी आपका ईएमआई है, इसका लास्ट ईएमआई जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये ओनरशिप आप पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो तब तक के बीच में अगर कभी भी ऐसा हुआ कि आपने 2 ईएमआई फेल कर दिया, आपने 4 ईएमआई फेल कर दिया, तो कंपनी के पास मतलब सेलर के पास, टाटा नेक्सॉन का जो डीलर है, ठीक है, कंपनी से तो नहीं लेते हम लोग, डीलर से लेते हैं। जो टाटा नेक्सॉन का डीलर है, जो टाटा गाड़ी का डीलरशिप लेके टाटा का कार बेचता है, डीलर के पास, डीलर मतलब इन आवर एग्जांपल सेलर, ठीक है, सेलर के पास लियन है, वो अधिकार, वो अपना लियन लगा के आपका ये कार जो जिसको आप अपना समझ रहे हो ईएमआई पे लेके, वो आपसे लेके जा सकता है। समझ में आ रहा है सर? और इस तरह का परचेस को, ईएमआई परचेस को हायर परचेस भी कहा जाता है। सर इसका दूसरा एग्जांपल भी एक ले सकता हूँ, ये तो कार है, ठीक है, कार एक फिक्स्ड एसेट्स है आपका, लेकिन मानो कि आपने एक मोबाइल फोन फ्लिपकार्ट से लिया और आपने ईएमआई फेलियर कर लिया, तो क्या फ्लिपकार्ट आके आपका मोबाइल लेके जाएगा? बोलो। हाँ सर, बात समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। आपने कार खरीदा, कार का ईएमआई नहीं भर पाया, तो कंपनी आपका कार लेके जाएगा, लियन है कंपनी का। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर कार की जगह मोबाइल का बात करूं मैं, और कंपनी आपका मोबाइल आपको दिया है, 7,500 का मोबाइल है, आप इसको ईएमआई में ले रहे हो, कंपनी आपको ईएमआई का वादा भी किया है, और आपको ईएमआई, आप ईएमआई एलिजिबिलिटी लेना पड़ता है। ये देखो सर, ईएमआई स्टार्टिंग ऑप्शंस 269 पर मंथ, दिख रहा है सर? ये देखो, दिखाई दे रहा है ना सर? अलग अलग कार्ड के थ्रू से आप इसको ले सकते हो। बट द क्वेश्चन इज दैट कि ये जो ईएमआई में आप अगर ये मोबाइल को परचेस करोगे, अगर आप आपका ईएमआई फेलियर करते हो, तो क्या कंपनी आके आपका मोबाइल फोन आपसे लेके जाएगा? हाँ স্যার सर, নিয়ে যাও, हाँ? নিয়ে যাওয়া তো উচিত। স্যার নিয়ে যাবে তো। নিয়ে যাবে? হ্যাঁ স্যার, কারণ স্যার আমি তো ফেলিওর হয়েছি, সেক্ষেত্রে তো ইএমআই মানে যে ব্যাংকের থ্রু থেকে, তাহলে ব্যাংক আগে আসবে, তারপরে তো
कभी सुने हो ऐसा कि मोबाइल खरीदा था ईएमआई पे और मोबाइल लेके चला गया? ऐसा सुना है कभी आप लोगों ने? তো সবাই শোধ করে দেয় কেউ এর মতো করে দিবি नहीं सर, ऐसा बहुत सारे पागल लोग भी होते हैं जो ऐसा फेलियर हो जाते हैं। देयर आर केसेस, ठीक है सर। इसको बोलते हैं ना, जैसे देखो ये कार था, ठीक है, कार इज अ फिक्स एसेट्स। एंड ये जो है ना, ये फिक्स एसेट्स तो है, बट इसको ना नॉर्मली कंज्यूमेबल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मोबाइल हो, फ्रिज हो, एसी हो, जो नॉर्मली एक सर्टेन रेंज के अंदर होता है, लाइक 50,000 40,000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 60,000 खूब जोर से जोर 1 लाख, ठीक है। एक रेंज के अंदर जब होता है ना, जिसको कंज्यूमेबल गुड्स कहते हैं, ऐसे गुड्स के केस में कंपनी का ऐसा पॉलिसी नहीं होती कि आपका गुड्स लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात है कि हर किसी को लोन नहीं मिलेगा, इसलिए लोन देने से पहले आपका इनकम एलिजिबिलिटी, आपका इनकम का फ्लो सॉलिड सॉलिड देखेगा, तब जाके देंगे। अगर आपका प्रॉपर इनकम का फ्लो नहीं है तो कभी भी आपको ये ईएमआई कार्ड ऑप्शंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपके ईएमआई कार्ड में बैलेंस देख के ही वो आपको लोन देता है, ऐसे ही नहीं दे देगा। क्रेडिट कार्ड बैलेंस चेक करेगा फिर देगा, ठीक है। सो वो इतना बोका नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि अगर आप फेलियर करोगे, कभी ऐसा हुआ कि आपका अपना अपने आपका पेमेंट नहीं दिया, आजकल तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ गया सर, ईसीएस कॉन्सेप्ट आ गया, इसको बोलते हैं ईसीएस मैंडेट। मैंडेट समझते हो? मतलब मैंडेटरीली आपके बैंक अकाउंट के साथ कंपनी का लिंक हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट से एवरी मंथ ऑटोमेटिक काटेगा, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। ईसीएस मैंडेट या ई मैंडेट भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो तरीका काफी बदल गया है, लेकिन वो अलग बात। मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मानो कि आपको खुद से पेमेंट करना होता और अगर आप फेलियर करते तो क्या होता। तो ऐसा होता कि अगर आप एक बार फेलियर करोगे, चाहे आप एक छोटा सा मोबाइल के लिए अगर आप फेलियरिटी बना लेते हो ना, आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा तो इतना जान के चलो सर कि आगे जाके कभी भी आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आप एक छोटा सा लोन में ऐसा करोगे तो कोई भी बड़ा लोन, मतलब बड़ा क्या, सेकेंड टाइम कोई भी लोन के लिए अगर आप कहीं पर भी अप्रोच करोगे ना, आपको बिल्कुल मिलने का चांसेस नहीं है। याद रखिएगा सर बात, ठीक है। तो नॉर्मली इसीलिए कोई लोन फेलियर करना नहीं चाहता, क्योंकि एक मोबाइल में फेलियरिटी करेगा, इसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। समझ में आ रहा है सर? सो रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत सारे हैं। सेलर का पेमेंट अगर बाकी रहता है, ठीक है, सेलर का पेमेंट अगर बाकी रहता है, सनम, सनम गुड मॉर्निंग सनम, देख लो एक बार, हम लोग अनपेड सेलर पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है क्या सनम? बोलो। ओके सर, ठीक है। तो वही मैं अनपेड सेलर के बारे में बात कर रहा कि अनपेड सेलर मतलब अगर सेलर का पेमेंट बाकी है तो क्या सेलर अपने गुड्स पे अपना अधिकार जमा सकता है, या फिर बायर से किसी भी तरह से प्राइस ले सकता है, या क्या बायर के अगेंस्ट में केस कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो, ठीक है। तो इसी मुद्दे पे बात चलेगा। अब आगे का सिचुएशंस देखते रहो, ठीक है, आगे का सिचुएशंस देखते रहो। तो सबसे पहले अनपेड सेलर के बारे में लॉ क्या कहता है सर? लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होता है ना सर। रेसिप्रोकल मतलब, रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ से वादा होता है, दोनों तरफ से। एक बोलेगा हाँ तुम मुझे पेमेंट करो, मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, ठीक है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर ऑफ गुड्स, बायर हैज टू पे फॉर इट, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ये मैंने आपको बेसिक्स ऑफ लॉ में एकदम स्टार्टिंग लेवल में ये सब बात करता हूँ कि ये जो प्रॉमिस, जो एक बंदा प्रॉमिस करता है, दूसरा बंदा प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा बंदा ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो ये जो सिस्टम है ये रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर नॉर्मली ऐसे देखा जाए कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूंगा, इट्स टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का डायलॉग याद है ना सर? सुभाष चंद्र बोस डायलॉग नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल वर्ड यूज किया था कि तुम मुझे खून दो, हाँ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ठीक है। तो वही बात है कि तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। तो ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है, तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। म्यांमार में एक इंडियन कम्युनिटी में सुभाष बोस बेसिकली आजादी सेना बनाने गया था, तो वहां पर बहुत सारे लोग आए थे,
अपना मतलब डोनेशन देने के लिए सुभाष बोस को, ताकि देश की आज़ादी में, भारत की आज़ादी में ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ने में सुविधा हो। तो बहुत सारे लोग अपना जो भी संपत्ति है, पैसा है, गहना है, ज्वेलरी से सब दे रहा था। तो एक बूढ़ी माँ आया, बोलते मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मतलब एक ओल्ड लेडी, ऑलमोस्ट 80-90 ईयर्स ओल्ड, तो सुभाष बोस के सामने आके बोल रहे कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ सुभाष, तुम जो कर रहे हो शायद कोई भारत माँ का बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मतलब देयर आर वेरी फ्यू। सो तब सुभाष बोस बोल रहे हैं, माँ तू एक काम कर सकता है, तू मुझे तेरा बेटा दे दे, ठीक है, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है, कोई पैसा भी उसके सामने कम पड़ जाएगा। अगर तू अपना बेटा दे सकता है तो मैं भारत को आजाद कर सकता हूँ। तो ये होता था सुभाष बोस का मतलब जलवा। कभी हो सके तो सुभाष बोस को जानोगे तो समझ में आएगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है। वट एवर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया। अब आगे चलो इसको बिजनेस एंगल से देखते हैं। तो इन केस बायर फेल्स और रिफ्यूजेस टू पे, ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर सेलर ने बोला कि भाई मैं तुम्हें डिलीवरी करूंगा गुड्स, बदले में तुम मुझे पे कर देना। इन केस बायर फेल्स टू रिफ्यूज टू पे, अगर बायर फेल हो जाता है पे करने में, द सेलर एज एन अनपेड सेलर, तो सेलर क्या हो गया, रह गया सर, अनपेड सेलर रह गया। उसके पास कुछ राइट आ जाता है, ठीक है, कि भाई क्योंकि उसका पेमेंट बाकी है ना। सेलर ऐसे ही बहुत रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं सर। तो अगर उसका पेमेंट बाकी है तो फिर वो अपने पेमेंट के लिए तो उसको तो दिक्कत होगा ना, ठीक है। तो सेक्शन क्या बताता है सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। According to section 45 subsection 1, the Sale of Goods Act 1930 कहता है the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when, मतलब मान लिया जाएगा कि वो unpaid है, when the whole of the price has not been paid। मतलब मानो आप एज ए सेलर किसी को 5 लाख का कोई प्रोडक्ट सेल किया था या फिर समथिंग लाइक दैट, से फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट ने अगर ये सेल किया 7,500 में, 7,700 में, 7,700 में, तो अगर फ्लिपकार्ट के ये 7,700 पेमेंट बाकी है, या तो फुल अमाउंट में बाकी है या तो पार्टली बाकी है, ठीक है, तो डीम्ड मान मान कैसे लेंगे कि अनपेड सेलर है फ्लिपकार्ट। द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, ठीक है। द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, ठीक है, और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन ऑफ द प्राइस फॉर द प्राइस, ठीक है। सेलर के पास राइट है, वो दाम ले सकता है, उसके पास हक है, ठीक है, क्योंकि उसने गुड्स बेचा। तो ये एक डीम्ड राइट हो जाता है सेलर को और वो अनपेड सेलर बन जाता है। सेल तो कर दिया बट पे नहीं हुआ। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the conditions on which it was received has not been fulfilled by the reason of the dishonor for the instrument or otherwise। सर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज किए हो अकाउंटेंसी में, बचपन से क्लास 11-12 से बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिखाया जाता है, बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक किया हो ना सर। इसमें क्या होता है, एक बीआर होता है, एक बीपी होता है, हाँ सर, बिल्स रिसीवेबल होता है, बिल्स पेएबल होता है, क्या होता है ये कॉन्सेप्ट, कौन बताएगा मुझे, जल्दी बोलो, क्या कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अरे कोई तो बताओ। एनीवन सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बताओ। हाँ, ये तो क्लास 11-12 में ही पढ़ाया जाता है, बताना चाहिए सर। देखो सर, ये रियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखने में कुछ ऐसा होता है, सैंपल फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर आप लोग कनेक्टेड हो, दिखाई दे रहा है, हेलो। हाँ सर जी। ओके सर, देखो फिर इसमें देखो सर, सैंपल फॉर्मेट देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या लिखा है। 2 लाख का अमाउंट है, प्लेस और डेट पुट कर दो, स्टैम्प जो भी लगाना है लगा दो, और रेवेन्यू स्टैम्प 60 days आफ्टर द डेट पे मिस्टर एबीसी ए सम ऑफ ₹2 लाख फॉर वैल्यू रिसीप्ट। कौन बोल रहा है सर, ये एक्सेप्टेंस लेटर है, ये एक्सेप्टेंस है, बिल्स का एक्सेप्टेंस है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है, देखो ड्रॉइज नेम एंड ड्रॉइज एड्रेस, एंड यहाँ पर ड्रॉयर है और ड्रॉई का साइन और ड्रॉई का एड्रेस। क्या होता है इसमें सर, बड़ा सिंपल बात है, जैसे यहाँ पर मिस्टर एबीसी को पे करना है 60 days आफ्टर द डेट
पे मिस्टर एबीसी सम ऑफ रुपीज 2 लाख फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कौन बता रहा है? मानो कि मिस्टर एबीसी, तो ये इधर लिख लो, एक्सेप्ट किया मिस्टर एक्स वाई जेड ने। तो मिस्टर एक्स वाई जेड के साथ मिस्टर एबीसी का कोई बिजनेस डील हुआ था, जिसके कारण मिस्टर एक्स वाई जेड मिस्टर एबीसी को 2 लाख पेमेंट करने वाला था। लेकिन मिस्टर एबीसी ने बोला, ध्यान से सुनना, मिस्टर एबीसी ने बोला कि भाई अभी तो मेरे पास 2 लाख नहीं है। तो एक्स वाई जेड बोलता है कि अगर आप करेंटली मुझे 2 लाख नहीं देते हो, अगर आप मुझे करेंटली 2 लाख नहीं देते हो, तो फिर मैं बिजनेस कंटिन्यू कैसे करूंगा? आई नीड अर्जेंट मनी फॉर दी स्मूथ रनिंग ऑफ माई बिजनेस, बिकॉज मुझे फिर से प्रोडक्ट, मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना है, वापस मार्केट में बेचना है। अगर पूरा का पूरा 2 लाख अगर आपके ऊपर ही मैं फंसा दूंगा, तो फिर मैं फर्दर बिजनेस को कंटिन्यू कैसे करूंगा? तो तब एबीसी कहता है एक्स वाई जेड को, एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं। कौन बोलता है? एबीसी बोलता है एक्स वाई जेड को कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ करता हूं। तो जो बिल ड्रॉ करते हैं उसे ड्रॉयर कहते हैं। सर यहाँ पर अनपेड सेलर कौन है? एबीसी है कि एक्स वाई जेड है? अनपेड सेलर कौन है सर, एक्स वाई जेड की एबीसी? सर एबीसी। एबीसी सर, वेरी गुड। एबीसी को पेमेंट नहीं मिला, तभी तो एबीसी बोल रहा है कि भाई मेरे को मेरा 2 लाख दो। किसको बोल रहा है? एक्स वाई जेड को बोल रहा है। तब एक्स वाई जेड बोलता है कि मैं पेमेंट तो नहीं कर सकता, बट बिल ड्रॉ एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो बिल ड्रॉ क्या होता है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी कमर्शियल लॉ में पढ़ा जाता है, एनआई एक्ट 1881। नॉर्मली सीएमए में पढ़ा जाता है, सीएस में भी पढ़ा जाता है। सीएमए भी करेंटली सिलेबस में इसको इंक्लूड करके इंटर लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ा जाता है, फाउंडेशन लेवल में इसको नहीं रखा गया है सीए के अंदर। बट पढ़ना पड़ेगा सर, आज नहीं तो कल पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट, ये सब चीज के बारे में डिस्कशन किया जाता है। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज दैट कि इसमें क्या होगा, अब एक सर्टेन डेट का एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे कि 60 डेज का टाइम पीरियड है। अब 60 डेज टाइम पीरियड के बाद ये 2 लाख अमाउंट एबीसी एक्स वाई जेड से रिसीव करेगा। लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा, इसमें एक बीच में बैंक आ जाता है। अगर आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अकाउंट्स करोगे, तो वहां पर आपको ये चीज ऐसे करना चाहिए था पहले ही। अगर नहीं किए हो तो एक बार जरूर करके रखिएगा। तो बैंक क्या करेगा, अब ये जो बिल है ना, एबीसी एक्स वाई जेड पे बिल ड्रॉ कर दिया। अब ये बिल्स रिसीवेबल लेके एबीसी किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। उसके पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। अब बिल्स रिसीवेबल में क्या होगा, बैंक हर किसी को नहीं देता है सर, ठीक है, ये उन्हीं लोगों को देता है जिनका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा होता है। मतलब दे आर वेरी पॉपुलर बिजनेसमैन इन द एरिया, they must be the very popular businessmen in the area, and they also have very regular bank transactions with the bank. तो ऐसे केसेस में बैंक इसी बिजनेसमैन को बिल्स के बदले पेमेंट करता है। तो बैंक क्या करेगा, मानो कि 2 लाख का अमाउंट है ना, तो बैंक बोलेगा ठीक है, आप मुझे 1000 टका का मेरा चार्जेस लगेगा, बाकी 1,99,000 मैं आपको पेमेंट कर दूँ। ठीक है, तो बैंक क्या किया, डिस्काउंट बोलते हैं उसको, 1000 टका डिस्काउंट चार्ज करके 1,99,000 किसको दे दिया सर? एबीसी को दे दिया। तो एक तरह का लोन हो गया ये। लेकिन ये लोन एबीसी का है कि एक्स वाई जेड का है? ये लायबिलिटी एक्स वाई जेड का है कि एबीसी का है? सर ये एक्स वाई जेड का है। हाँ बोलो। सर वही बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड হবে। यस सर, एक्स वाई जेड का। क्यों? अब इसीलिए एक्स वाई जेड इसको एक्सेप्ट किया था ना, तो एक्स वाई जेड के पास क्या है? बिल्स पेएबल है, इसीलिए बिल्स पेएबल लायबिलिटी होता है। आप लोग अगर फाइनल अकाउंट्स करते हो, तो उसमें जब आप लोग बैलेंस शीट टैली करवाते हो, तो बिल्स पेएबल को लायबिलिटी साइड में देते हो और बिल्स रिसीवेबल को एसेट साइड पे देते हो। तो बीआर जिसके पास होता है उसके लिए एसेट, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा बीआर के बदले, और बीपी जिसके पास है उसको पेमेंट करना है बैंक को। तो 60 दिन बाद
एबीसी को जो पैसा बैंक ने दिया था उसका पेमेंट XYZ बैंक में करेगा, ठीक है। इट्स शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है। बैंक को बदले में एक इनकम हो जाता है, ठीक है। बैंक को बदले में एक इनकम हो जाता है, जिसको डिस्काउंटिंग चार्ज भी कहा जाता है। तो कहीं अगर ऐसा हुआ कि 60 दिन बाद भी फेलियर हो गया, तो अगर 60 दिन बाद भी XYZ फेलियर हो जाता है तो वापस फिर से बिल ड्रॉ होगा, फिर से सेम प्रोसेस चलेगा, ठीक है। और इन दैट केस पेनल्टी फाइन अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चलता रहता है सर, ये सिस्टम चलता रहता है एक सर्टेन टाइम तक। तो बात यही है, बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया बिल सब सर एक्सचेंज वो का कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो। এই যে বিয়ারটা যে ধরুন এবিসি নিল, তো हम्म, সেক্ষেত্রে তো 1000 টাকা তো কম পেলো না, 2 লাখ টাকা দিয়ে তো 1000 টাকা কম हाँ পেলো। ऑब्वियसली, लेकिन सर सर्टेन नीड जो था वो तो एबीसी का फुलफिल हो गया ना, হ্যাঁ, ওইটার জন্য ठीक है। ये जो 1,99,000 मिला, ठीक है, वी अंडरस्टैंड दैट, बट सर्टेन नीड जो था वो तो पूरा हो गया ना। अब क्या होता है ना, जो হ্যাঁ बिजनेस তাহলে তো करते हैं, हाँ मतलब इसमें क्या होता है ना, जो बिजनेसमैन होते हैं ना उसको पता चलता है कि भाई क्रेडिट में करने से ना थोड़ा दाम ज्यादा बोल के ही करता है ना। ये थोड़ा दिमाग रखना पड़ता है कि भाई अगर क्रेडिट सेल करूंगा तो उसमें डिस्काउंट नहीं देता है। इसलिए आप देखना कि कैश सेल में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, मतलब दुकानदार भी डिस्काउंट दे देता है, पर क्रेडिट सेल में कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि क्रेडिट में पाने में देरी होगा तो उसमें आपको क्यों डिस्काउंट देगा, उसमें बिजनेसमैन को लॉस है, ठीक है। कैसे तो इसी दाम कम। कैश में से भी हमेशा थोड़ा सा पेमेंट आपको कम करना पड़ता है। मतलब हो सकता है कि अगर कैश में होता तो 2 लाख का चार्ज एबीसी XYZ से मांग रहा था, शायद ये 2 लाख 1,90,000 में कर देता, या 1,95,000 में कर देता, लेकिन ये 5,000 जानबूझ के बढ़ा के रखा था, क्योंकि उसको पता है कि अभी मिलेगा नहीं, ऊपर से बिल ड्रॉ होगा तो उसमें 1,000 टका कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी 4,000 उसका एक्स्ट्रा ही रहेगा, और वो एक्स्ट्रा बनता है सर 2 महीने बाद पैसा मिलेगा। मतलब पैसा तो बैंक से मिल गया, बट इसको अगर अगर बाई चांस XYZ फेलियर हो जाता है ना सर, तो बैंक ड्रायर को पूछेगा, क्योंकि बैंक ने पैसा इनको दिया है, एबीसी को दिया है। तो बैंक जब जैसे एबीसी को पूछेगा, ठीक है, संगे संग एबीसी XYZ को फिर से इत्तला करेगा कि भाई पेमेंट करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बिजनेस आगे कैसे बनेगा। तो बैंक क्या करेगा ऐसे केसेस में, अगर XYZ बार बार फेलियर होगा तो बैंक XYZ को ब्लैक लिस्टेड कर देगा, और कभी भी जिंदगी में, नॉट जस्ट एक बैंक सर, किसी भी बैंक से XYZ को लोन मिलने का ये जो फैसिलिटी है ना, लेटर पे करने का जो फैसिलिटीज है, किसी भी बैंक से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई हो हाँ गया। बोलो, हाँ वो एक बैंक के साथ गलत, आरबीआई के कोर बैंकिंग में सब रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक कस्टमर एक बैंक के साथ गलत करोगे, सारा बैंकिंग सिस्टम आपको आपके बारे में जानकारी ले लेगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं एसबीआई में कर दिया था, ठीक है, अब एक्सिस में चलते हैं, एक्सिस में करके फिर आप सोच रहे होंगे नहीं ये काम करते हैं, टोपी फिरा के आईसीआईसीआई में चलते हैं, फिर आपने सोचा कुछ एनबीएफसी में चलते हैं, पेटीएम के पास जाते हैं, कि आपका आदित्य बिरला फाइनेंस के पास जाते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज सबको पता है कि भाई आप तो पहले ऐसा चोरी करके आए हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह का सोच करना ही, इस तरह का जो मेंटेलिटी बनाना ही गलत होता है सर। एक जमाना था जब ऐसा सिस्टम चलता था, आज से मे बी 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स बैक, जब इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, इतना सुंदर डेटा मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन आज के डेट में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, टोपी फिरा के आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। सो व्हाट एवर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1931, सॉरी 1930, अनपेड सेलर के बारे में, एक तो होल प्राइस अगर बाकी है उसमें बोल सकता है, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी अगर कुछ हो गया उसमें भी वो डीम्ड अनपेड सेलर ही कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में अनपेड सेलर नहीं है, पेमेंट उसको कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है, बट फिर भी वो अनपेड सेलर माना जाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा, the term seller here includes any person who is in the position of a seller, as for instance as an agent of seller to whom the bills of lading has been endorsed, or a consignor or agent who has himself paid or directly responsible for the price। समझ रहे हो सर? सेलर का जो एजेंट होता है, जिनके पास बिल ऑफ लैडिंग होता है, मैं आपको लास्ट दिन बोला था बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली रेलवे रिसीव्ड बिल ऑफ लैडिंग एयरपोर्ट में या शिप में, वाटर शिप में आपको बिल ऑफ लैडिंग दिखाना पड़ता है। तो बिल ऑफ लैडिंग हो या कंसाइनर के एजेंट का कॉन्सेप्ट हो, कंसाइनर कंसाइनिंग कॉन्सेप्ट, ये भी अकाउंटेंसी में पढ़ाया जाता है सर, कंसाइनमेंट, ठीक है। सो आई होप आप लोग कंसाइनमेंट का आइडिया लेके रखे हो, ठीक है।
सो कंसाइनर कंसाइनी के केस में, कंसाइनमेंट में जो एजेंसी बिजनेस चलता है तो एजेंट को भी सेलर माना जाएगा। भले ही एजेंट डायरेक्ट सेलर नहीं है, बट अगर आप सेलर का एजेंट हो तो फिर आपको सेलर ही मानेंगे। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 सेलर के अंदर उन्हें भी इंक्लूड करता है। X sold certain goods to Y for ₹50,000. X कुछ गुड्स Y को बेच रहा है 50,000 में, Y ने 40,000 पे किया बट बाकी बैलेंस पेमेंट बाकी है, तो यहाँ पर X को एक अनपेड सेलर ही माना जाएगा। सर क्यों? 50,000 के 40 तो दे के रखा, सर 40 दिया, 10,000 थोड़ी ना दिया। हाँ, अब सोचो अगर एक 50,000 का प्रोडक्ट में 40,000 दिया, मतलब समझ रहे हो, मतलब आप इतना जानो कि जो अमाउंट 50,000 का प्रोडक्ट है ना सर, 50,000 के प्रोडक्ट में 40 का ही पेमेंट हुआ है, इसका एक कॉमन सेंस बिल्ड कर लेना। मतलब ये कॉस्ट जो है ना प्रोडक्ट का, वही एक्स को मिला है, मतलब इसको बेच के अभी भी एक्स को इनकम नहीं हुआ। इनकम कब होगा? जब बाकी बैलेंस अमाउंट 10,000 मिलेगा। तो अगर सेलर को इनकम ही नहीं हुआ तो फिर अनपेड सेलर ही होगा। ठीक है, सिंपल बात है सर, थोड़ा सेंस को बढ़ाइएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना सर? साहिल साहिल समझ में आ रहा है? शिवास, सुबीर, सर। बोलो सर। ओके सर। हाँ सर। P sold some goods to R. P R को कुछ बेच रहा है, कितने में? 60 में, 60,000। Received a check for a full price, और बदले में उसको पूरा प्राइस का चेक मिल रहा है। On presentment, the check was dishonored by the bank. सर चेक तो दे दिया था, मतलब आपने किसी से 60,000 का प्रोडक्ट खरीदा, बदले में आपने उसको एक चेक दे दिया। ठीक है, चेक क्या होता है? वो भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, जैसे मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखाया, अगर ये भी कोई पेमेंट नहीं करता है ना, जैसे इसमें मैं आपको बोला था कि XYZ अगर पेमेंट कर देगा तो ठीक है, बट अगर नहीं पेमेंट करेगा तो उसको भी डिसऑनर कहते हैं, चेक बाउंस होना बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, जैसे चेक में क्या होता है, आपने किसी के नाम पे चेक दे दिया, बैंक चेक, इस तरह का। ठीक है, देखो चेक नॉर्मली फेवर में दिया जाता है ना सर? चेक किसी के फेवर में दिया जाता है, तो जैसे मानो कि अगर आपने किसी के फेवर में चेक देने का सोच रहे हो, लुक एट सर, क्या लिखा है सर? पे दीजू रंजन। ठीक है, कितना देना है? 1,000 ओनली। ठीक है, अब मानो चेक दे दिया, लेकिन क्या क्या गड़बड़ होता है नॉर्मली जिसके कारण चेक बाउंस हो सकता है? आपने किसी को 1,000 का पेमेंट करने के लिए चेक दिया, ठीक है, सेलर को, लेकिन आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अकाउंट बैलेंस 0 है, तो क्या 1,000 दे पाएगा बैंक? नहीं दे पाएगा। तो क्या हो जाएगा? चेक डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट में बैलेंस होना जरूरी है। या फिर कई कबार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मानो आपने जो साइन करना था आपको, ठीक है, वो साइन में गड़बड़ हो गया, ठीक है, आपका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है, डेट में डबल राइटिंग कर दिया आपने। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर 2 है ना, उसको आपने काट के फिर ऐसा 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 कुछ भी करके रखा। ठीक है, या फिर अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, अकाउंट नंबर ठीक ठाक मैच नहीं कर रहा है, फॉर एनी अदर रीजन। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, टेक्निकल रीजन हो सकता है। ठीक है, फॉर एनी रीजन चेक बाउंस हो सकता है। नॉर्मली ज्यादातर केस में, कॉमन सेंस में, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जिसको आपने चेक दिया सेलर को, ठीक है, सेलर को चेक दे दिया पर अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो फिर वो तो बाउंस होगा ना, एकदम बेसिक बात है। तो यहाँ पर क्या कहता है सर? रूल कहता है कि P sold some goods to R for ₹60K and received a check for full price. बट चेक को जैसे ही उसने बैंक में प्रेजेंट किया, चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने, तो यहाँ पर P अनपेड सेलर ही रह गया। भले ही वो चेक पाके बहुत खुश था सर, लेकिन खुशी, अल्टीमेटली खुशी नहीं रहा। ठीक है, अब फिर से वो बोलेगा कि भाई क्या कर रहे हो आप, ठीक ठाक चेक दो। ठीक है, लेकिन अगर वो बदमाश लोग होता है ना सर, वो बार बार ऐसे टॉपिक घुमाता रहता है। ठीक है, चेक देगा फिर बैलेंस नहीं रहेगा, चेक देगा फिर बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे लोगों से बच के रहना रे बाबा। अच्छा, राइट ऑफ एन अनपेड। हाँ बोल सर। সিম্পল ভাবে এখানে বলা যায় যে যতক্ষণ হাতে ক্যাশ আছে ততক্ষণ কিছু বলা যাবে না।
পুরো টাকার অ্যামাউন্টটা মানে ক্যাশ ঢুকছে। इन सिंपल वैसे ही कहा जा सकता है। वेरी गुड सॉन्ग कि जब तक मेरे हाथ में पूरा पेमेंट नहीं आ जाता तब तक मैं अनपेड सेलर हूँ। वेरी गुड सर। जब तक मेरे हाथ में पूरा पेमेंट नहीं आ जाता तब तक मैं अनपेड सेलर हूँ। अब सवाल ये उठता है राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अब एक अनपेड सेलर का राइट क्या होता है, अधिकार क्या है उसका? सेक्शन 46 अनपेड सेलर के राइट के बारे में बात करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड एनी ऑफ द लॉ for the timing in force, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implication of law। मैं समझाता हूँ। जैसे a lien on the goods for the price while he is in possession of them। lien लगा के रख सकता है। lien मतलब अधिकार, ठीक है। lien मतलब राइट क्रिएट करना, ठीक है, कि भाई इस पे मेरा राइट है, ठीक है। भले ही आपको सेल कर दिया बट फिर भी इस पे मैं अपना पोजीशन रखना चाहूंगा। कंडीशंस हो सकता है सेल करने का। and lien on the goods for the price while he is in possession of them। In case of the insolvency of the buyer, अगर buyer insolvent है या insolvent हो गया, the right of stopping the goods in transfer after he has parted with the possession of them। मतलब तुम किसी को गुड सेल कर रहे थे और उसको ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन बाद में आपको रास्ते में पता चला कि भाई बंदा तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अब जिसको तुम सेल कर रहे थे, ठीक है, मतलब जो बायर है, अगर उसके बारे में तुम्हें खबर मिला कि वो इंसॉल्वेंट है तो तुम उसको गुड्स बेचोगे सर? हाँ, नो सर। बिल्कुल नहीं देना है उसको, ठीक है। पता चल गया, रुक जाओ, हाँ एकदम रुक जाओ। स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, स्टॉपिंग द गुड्स इन द ट्रांजिट, ट्रांजिट में ही रोक दो एंड ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, और उसको अपना पोजीशन पे वापस ले, ठीक है। इसलिए जो कोई भी अपना बिजनेस बनाता है उनको ना पता होना चाहिए कि भाई मैं किसको सामान बेच रहा हूँ। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है ये। जो बैंकिंग बिजनेस फेलियर होता है, क्यों होता है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सुनेंगे, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल में अभी पंचायत इलेक्शन आ रहा है ना। पंचायत इलेक्शन समझते हो सर? अरे गांव में जो वोट होता है सर, पंचायत इलेक्शन में हर एक पंचायत में किसका राज बनेगा। तो पंचायत इलेक्शन में आप देखिएगा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स लोग अभी चिल्लाएगा कि कुछ, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी आजकल क्या कर रहा है कि करंट गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि वो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक को बंद कर दे रहा है। मतलब सरकारी बैंक भारत में पहले से काफी कम हो गया है, या तो मार्च कर दिया गया। आप लोग देख रहे हो सर, हाँ, मतलब भारत में पहले जितना सरकारी बैंक था आज उससे सरकारी बैंक कम है। अब उसके पीछे रीजन क्या दिखा जा रहा है? इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है कि सरकारी बैंकों का हालत खराब है। मतलब दे आर बेसिकली सिक बिजनेस। गवर्नमेंट बैंक्स का हालत बेसिकली सिक बिजनेस हो गया। सिक समझते हो ना, जिसको हम लोग हिंदी में या बंगाली में क्या बोलेंगे, मतलब जो बेसिकली एकदम बंगाली में बोलते हैं ना असुस्थ हो गया, ठीक है, मतलब इट्स बेसिकली सिक। तो जो पूरा का पूरा एकदम हालत खराब है, अब ऐसे बिजनेस को आप कैसे चलाओगे? अब पॉलिटिकल लीडर लोग यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी में जो होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो सारे के सारे बैंक को प्राइवेटाइज कर दे रहा है। अरे भाई, प्राइवेटाइज आज एक दिन में थोड़ी हुआ है। लास्ट 30 साल 40 साल से जो बैंक है, जिनके पास पैसा है, ये गलत लोगों को गलत तरीके का लोन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है कि जो लोन रिपे नहीं कर रहा है। तो बैंक किसके पैसे से चलता है? हमारा आपका पैसा है बैंक के अंदर, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब लोगों को भड़काने के लिए एंटी कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, मैं ऐसा नहीं मानता कि सारे के सारे चीज प्राइवेट हो जाना चाहिए। मैं, अगर आप मुझे पूछोगे कि सर आपको क्या लगता है कि सारा चीज प्राइवेट हो जाए, नहीं सर बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना दिन तो सारा चीज सरकारी हाथ में ही था। फ्रॉम 1947 से लेके अभी भी सरकारी हाथ में अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है। मतलब 1947 से लेके 2010 तक 14 तक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है। लेकिन मुश्किल क्या है कि 47 के बाद से आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लो, उसका फाइनेंशियल हालत देख लो, तो आपको पता लगेगा कि वो कितना बदसूरत हालत में है। और बदसूरत ही नहीं, वो चलने लायक नहीं है। एक फ्लाइट कंपनी एयर इंडिया चलता था, एक ही फ्लाइट बिजनेस में एक एयर इंडिया था, उसे भी चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। एक फोन कंपनी था BSNL टेलीकॉम में, वो भी अपने आप से संभाला नहीं गया।
बाकी तो मैं नवरत्न कंपनी का लाइन लगा सकता हूँ आपके सामने, जो और नवरत्ना नाम में ही नवरत्न रह गया, बट काम में बहुत कम रह गया है। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम इज मैनेजमेंट। प्रॉब्लम लाइज विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में जो बैठा हुआ है ना, वो बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के बारे में जो सोच होना चाहिए, या फिर एनालिटिकल एबिलिटी। जैसे मैं बैंक के बारे में क्यों बोला आपको, बैंक बिजनेस का एक बहुत बड़ा काम होता है क्रेडिट रैशनिंग। क्रेडिट रैशनिंग समझते हो सर? क्रेडिट रैशनिंग मतलब कि किसको लोन देना है, कौन आपको रीपे करेगा, कौन आपका पैसा मार सकता है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको लोन नहीं देना या कम देना। लेकिन यहाँ पर तो गवर्नमेंट बैंक से करप्शन का इतना ज्यादा करप्शन रह गया है कि बैंक का पैसा, पब्लिक का पैसा, हमारा आपका सरकार का टैक्स का पैसा, सारा पैसा ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया है जो पैसा मार के भागा। और लोन आज नहीं दिया गया, 10 साल 15 साल पहले दिया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैनेजमेंट में कौन है कि ऐसे गलत गलत कदम उठाते, और फिर जब बैंक को चलाना मुश्किल हो जाता है तब उसको क्या उपाय क्या कर, या तो बंद कर दो या फिर प्राइवेटाइज कर दो। अगर प्राइवेट कंपनी एक्वायर करना चाहे तो, हर केस में तो प्राइवेट कंपनी एक्वायर नहीं कर पाएगा, तो बहुत ज्यादा सीख होगा तो कहां से लेगा। तो अनपढ़ लोगों को, अनजान लोगों को समझा जाता है कि देखो सरकार जानबूझ के सब प्राइवेटाइज कर रहा है। नहीं नहीं, सरकार कोई पागल है क्या? सरकार के पास जितना खुद का होगा उतना अच्छा है। लेकिन जब जब प्राइवेट लेवल में, सरकारी लेवल में मैनेजमेंट इतना फेलियर है तो क्या करेगा? क्या करेगा? आप देखो कोई भी सरकारी बैंक में जाओ, हालत देखो आप, एक बेसिक सर्विस देने में लोगों का हार्ट टाइट हो जाता है। ऐसा टाइट कि वो सिंपल कुछ पूछो उनको, ऐसा जवाब देगा जैसे बात करके तुमने कुछ गलती कर दिया, मतलब तुमको कुछ आता पता नहीं है। अरे भाई तुम सर्विस देने के लिए बैठे हो, सर्विस दो ना, बदले में सैलरी लेते हो, तनख्वाह लेते हो? नहीं। बिजनेस को बढ़ाओ ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए आपके पास और भी चीजें के लिए आए। मतलब इतना डब्बा टाइप लोग बैठा होता है सरकारी लेवल में, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। मतलब सीरियसली सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जाने में मेरे को ना ऐसा लगता है कि भाई इससे अच्छा है कि भाई चुपचाप अपने घर में बैठे रहो, काम ना हो तो भी चलेगा। मतलब ऐसा है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन। पता नहीं कभी ये कल्चर बदलेगा। मतलब एटलीस्ट मेरे अपने स्टेट में तो मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हालत बहुत खराब है, मतलब जाने को सर मन হবে कर। हाँ बोलो। হবে না স্যার। ठीक है। अब अगर अगर ऐसा करेगा तो फिर किस तरह से चलेगा? अब सरकार को तो दिख रहा है, गवर्नमेंट में जो हाई लेवल में बैठा हुआ है, दे कैन इजीली ऑब्जर्व कि गवर्नमेंट लेवल में जो लोग एट मैनेजमेंट में जॉब लेके गया है, दे आर बेसिकली मतलब क्या बोले सर, वर्थलेस पर्सन। भाई भले कितना भी डिग्री लेके क्या हो, फर्क नहीं पड़ता, এগুলো স্যার কাজ করার ইচ্ছেই থাকে না। काम करने का कोई मन ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है ना, भारत में बैंकिंग सिस्टम में धीरे 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 सब प्राइवेटाइज हो रहा है, या फिर 4-5 गवर्नमेंट बैंक को एक करके कॉम्बाइन कर दिया जा रहा है। क्या करेगा? बिजनेस तो चलाना है, अपने पॉकेट से घर से पैसा देके कितना देर तक। 2017 में करंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ दिया था, जानते हो? 2 लाख करोड़, ताकि बैंक का बिजनेस बचे। फिर भी नहीं बच रहा है। तो जो भी हो, फेलियर किसी से भी हो, प्राइवेट भी फेलियर होता है, ऐसा बात नहीं कि प्राइवेट फेलियर नहीं होता, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक जो 100-100 साल के पुराना है, जो 40-40 साल, 50-50 साल पुराना है, कम से कम उसे तो सोचना चाहिए। ठीक है। तो बस वही बात है सर, ठीक है, कि क्रेडिट रैशनिंग होना बहुत जरूरी है। तो अगर नहीं होगा तो आप अनपेड रह जाओगे, सिंपल बात है, सिंपल बात है। ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, when the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has, in addition to the other remedies of right of withholding delivery, similar to and coexisting extensive with the rights of lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer, something like that। ठीक है। I hope you understand sir। ठीक है। लेकिन सेलर को हमेशा क्या सोच होना चाहिए, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे बैंक क्या सेल करता है, लोन सेल करता है ना, तो सेलर को और सोचना चाहिए कि भाई मैं सेल करने से पहले 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, 5 बार सोचो कि किसको दे रहे हो, किसको क्रेडिट दे रहे हो, किसको क्रेडिट में गुड्स बेच रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तभी बिजनेस आगे बढ़ सकता है। अच्छा, आगे देखो सर, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आ जाएगा। अगेंस्ट द गुड्स, where the goods is where the property is good in goods has passed to the buyer। अगर बायर पे प्रॉपर्टी पास हो गया तो गुड्स पे अधिकार आएगा कि नहीं, ये देखना है। और where the property in goods has not passed to the buyer,
प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं गया है, सेल हुआ है बट प्रॉपर्टी अभी भी बायर के पास नहीं गया है, तो क्या करना? The right of unpaid seller against goods can be categorized under two things. ठीक है, एक अगर बायर के पास गुड्स चला गया, ठीक है, तब क्या कर सकता है सेलर, मतलब अनपेड सेलर, सेलर मतलब अनपेड सेलर का बात कर रहे हैं, और अगर बायर के पास नहीं गया तो क्या कर सकता है? ठीक है, तो राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, तो जैसे कि मैं आपको तब से बोल रहा हूँ सेलर्स का लियन होता है सर, ठीक है, सेक्शन 47, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन 47 पे सेलर्स लियन के बारे में बात करता है। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 47, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, the unpaid seller of the goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment of tender or tender of the price in following cases, जब तक पेमेंट ना मिलता है ना, तो where the goods have been sold without any stipulation as to credit, कोई स्टिपुलेशन बिना स्टिपुलेशंस का क्रेडिट दे दिया, ठीक है, where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired, क्रेडिट में सेल किया था बट क्रेडिट का टर्म खत्म हो चुका है, ठीक है, या फिर जहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब जिनको आपने बेचा, मतलब जो सेलर जिसको बेचा है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब दिवालिया हो चुका है, मार्केट में इतना लोन था कि लोन रीपे करने हालत में नहीं है, ठीक है, तो बात ऐसा है कि ऐसे सिचुएशंस में सेलर का राइट आ जाता है लियन का। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, the seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is possession of the goods as agent or bailiff for the buyer, ठीक है, तो ऐसे केसेस में वो अपने गुड्स पे अधिकार ले सकता है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो, अगर क्रेडिट टर्म खत्म हो गया बट क्रेडिट पेमेंट नहीं किया है तो, ठीक है, और या फिर अगर सेल हुआ है बट कोई क्रेडिट का टर्म नहीं है, स्टिपुलेशन तो नहीं है, बट फिर भी रीजनेबल टाइम दिखा के आप उस पर लियन लगा सकते हो, ठीक है। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, पार्ट डिलीवरी का भी एक कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 48, where an unpaid seller has made part delivery of the goods। पार्ट डिलीवरी मतलब मानो कि डिलीवरी करने के टाइम पे आपको मानो किसी प्रोडक्ट का 10 यूनिट डिलीवरी करने का बात हुआ था कि भाई 10 यूनिट बेचो, लेकिन 10 में से आपने 5 डिलीवरी किया और 5 पेंडिंग है, तो उसको क्या बोलेंगे कि आउट ऑफ 10 यूनिट्स पार्ट डिलीवरी हुआ है, ही में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर, तो जो बाकी बचा हुआ है उस पे तो लियन पूरा पूरी है क्योंकि वो उसी के अंडर पे है, unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। And there is another concept, termination of lien, section 49, lien terminate भी हो सकता है कि अगर पेमेंट मिल जाए तो, सिंपल बात है। The unpaid seller of goods loses his lien when he delivers the goods to a carrier or other bailiff for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods, मतलब कोई राइट ही नहीं है ट्रांसमिशन के लिए दे दिया, ठीक है, कि कोई राइट अपने पास नहीं रखा है तो इस केस में वो लियन नहीं लगा सकता। When the buyer or his agent lawfully obtain possessions, अगर एजेंट उसको lawfully गुड्स को अपने पोजीशंस पे रख लिया, मतलब वो एजेंट को दे दिया परमानेंटली, अब सेलर के हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा, या फिर भाई वेव कर देगा अगर वो खुद ही वेव कर लेता है कि नहीं मैं कोई लियन नहीं रखूंगा, ठीक है। तो अनफिट सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ लियन thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the price of the goods। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल एंड एनालिसिस के थ्रू से समझना है सर। 47, 48, 49 में क्या बोला है मैं आपको बताया, लेकिन इसको एनालिसिस देना है, तो ध्यान से अगला 4-5 मिनट सुनो, फिर जो भी डाउट होगा पूछो। सर, राइट्स ऑफ लियन, an unpaid seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession। जब वो गुड्स के पोजीशंस पे है तब उस पे उसका लियन है सर, ठीक है, लाइन नहीं सर, लियन, ठीक है, until the payment or tender of the price of such goods, जब तक पेमेंट उसको नहीं मिल जाता है। It is the right of retain the possession of the goods and refusal to deliver them, कि भाई मेरे पास गुड्स है, पेमेंट नहीं मिला, मैं तुमको गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, सिंपल बात। It is the right to retain the possession of the goods, ये वही राइट है कि भाई गुड्स मेरे अधिकार में रहेगा क्योंकि मेरा पेमेंट नहीं आया है। To the buyer until the price due in respect of them is paid or tendered। टेंडर मतलब वो टेंडर पे पेमेंट करना पड़ता है ना, जो सरकारी टेंडर वगैरह होता है ना, तो टेंडर का अमाउंट जब तक नहीं होगा तब तक गुड्स का डिलीवरी नहीं किया जाता है। जो बड़े बड़े केस में टेंडरिंग होता है सर, ठीक है, टेंडर में बिडिंग होता है फिर जाके डिलीवर होता है। The unpaid seller's lien is a possessory lien, मतलब पोजीशंस पे है, that is the lien can be exercised as long as the seller remains in possession of the goods।
जब तक गुड्स उसके पास है तब तक लियन है, गुड्स उसके हाथ से चला जाए तो और नहीं रहेगा लियन। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन, द राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम इन द फॉलोइंग केसेस। मैं आपको अभी बोला क्रेडिट नहीं है, where the goods, the rights can be exercised by him in the following cases, where the goods have been sold without any stipulation, that is cash sale। कोई स्टिपुलेशन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब बेसिकली ये कैश सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में राइट ऑफ लियन आप एप्लीकेबल कर सकते हो अगर कैश पेमेंट बाकी रह गया तो। where the goods have been sold on credit but the term of credit has expired and where the buyers become insolvent। मैंने अभी 3 पॉइंट अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था। अब एक एग्जांपल देखो, अब आपके मन में जो थोड़ा थोड़ा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। A sold certain goods to B for a price of 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month। A सोल्ड कर रहा है B को कुछ गुड्स 50,000 में और बोल रहे कि भाई 1 महीने के अंदर बाकी पेमेंट पूरा पेमेंट कर देना मुझे, बट B तो सर इंस्टॉलमेंट हो गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रेडिट। 1 मंथ के बीच में B के बारे में अखबार में छप गया, विद इन 1 मंथ, अखबार मतलब न्यूज़पेपर में ये छप गया कि B इंसॉल्वेंट हो चुका है। पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, कहीं पे भी, नॉर्मली न्यूज़पेपर में आते हैं, ठीक है, या फिर लोकली खबर आ जाता है, बैंक डिक्लेयर करता है कि ये अपना लोन नहीं रिपे कर पा रहा है तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। सो यहाँ पर क्या हो गया, ए तो अनपेड रह गया, कैन एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन। अब ऐसे केसेस में वो अपना लियन का राइट यूज कर सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या क्या गुड्स उसके पोजीशंस पे है या नहीं। ठीक है, सेलर में एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन इवन वेयर ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली फॉर द बायर। ठीक है, सेलर तभी अपना राइट यूज कर पाएगा जब बायर ने परचेस तो किया था बट गुड्स सेलर के घर पे ही रख के गया था। जब बायर सेलर के घर पे ही गुड्स रख के चले जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं ठीक है मैं पेमेंट करूंगा बाकी तो लेके जाऊंगा, तो जब तक ये बेली का कॉन्सेप्ट चलता है, सर बेलर बेली कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बता के रखा था, याद है सर? मैंने मेरे घर पे मेरे फैमिली बिजनेस पे कॉन्सेप्ट चलता है फॉरेस्ट मर्चेंट का, याद है सर? मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोल के रखा था। ये देखो WP फॉरेस्ट ऑक्शन, याद आ रहा है सर? देखो थोड़ा थोड़ा याद आ जाना चाहिए। ये फॉरेस्ट के क्या होता है सर, फॉरेस्ट में गवर्नमेंट लेवल में इस तरह से जो लकड़ी होते हैं सर, इसको काटा जाता है। ठीक है, किसके लिए? यही सिटी में जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, हाँ, इस पे पोल का यूज होता है, बेकरी चलता है, उसमें फायरवुड का काम होता है, फर्नीचर्स बनता है। तो सर ऐसे ही मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट मर्चेंट का एक मेंबर है। ठीक है, तो पापा क्या करते हैं, मैं बचपन से देखता हूँ कि ये लकड़ी जो होता है ये इसको खरीदता है, सपोज इसको एक लॉट बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको लॉट का हिसाब भी दिखेगा, ये मैंने पहले दिन भी क्लास पे बताया था। ये देखो, ये अगर आप कोई भी डिविजन्स का ऑप्शन लिस्ट ओपन करोगे ना तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स लिखा रहता है, भाई कौन से फॉरेस्ट डिविजन्स पे कौन सा लॉट बिक रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉट जो है, मानो कि पापा ने ये लॉट खरीदा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मानो इसका दाम है 3 लाख। अब ये 3 लाख का लॉट पापा क्या करते हैं, एक ही बार में पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मैं जितना देखा, ठीक है, या करता नहीं है। सरकार भी टाइम देता है, सरकार बोलते हैं पहले 25% दो, फिर विद इन 1 मंथ या 2 मंथ 75% दो, और तब तक के लिए अच्छा एक फ्री टाइम होता है जब तक इसको यहाँ पर रखना फ्री है। नॉर्मली परचेज के बाद 1 मंथ तक आप इसको फ्रीली रख सकते हो विदाउट एनी रेंट, बट आफ्टर 1 मंथ भी अगर आपका खरीदा हुआ चीज सरकार के घर में रहेगा तो उसका रेंट देना पड़ता है। समझ में आ रहा है सर? 1 मंथ फ्री है, उसके बाद रेंट देना पड़ेगा ना। क्वेश्चन इज दैट कि मानो कि पापा ने 25% तो दिया था, 3 लाख का 25% जितना होता है उतना पेमेंट मेरा पापा ने भर दिया फॉरेस्ट मर्चेंट को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, तो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन बाकी पेमेंट भी बाकी है। और इसके बीच में अगर ऐसा खबर आ जाता है कुछ भी, चाहे कोई भी हो, इंसॉल्वेंट हो गया है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना चीज अपने पास रख लेगा।
हाँ उसके पोजीशंस में है। हाँ सर बोलो, समझ में आया बात? सिंपल है ना एकदम। 75% बाकी है और वो 25% भी क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। वही वही सिस्टम पे चलता है, वो रूल्स चलता है कि भाई जो 25% अमाउंट है क्या वो फॉरफिट हो जाएगा, कितना दिन के अंदर पेमेंट ना करने से हो जाएगा, ये सारा चीज कंडीशंस पे लिखा रहता है। इसीलिए ये सारी चीज आपको जानना चाहिए कि सेलर का, अनपेड सेलर का क्या राइट है। तो सेलर में एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन इवन व्हेन ही इज इन पोजीशंस ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बिली। तो जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी और बिजनेसमैन का प्रोडक्ट को संभाल रहा था, सेल हो चुका था, लेकिन एज एन एजेंट या एज ए बेली, बेसिकली बेली का काम कर रहा था, दूसरे का सामान अपने घर पे रख के देखभाल कर रहा था। तो द टर्म इंसॉल्वेंट refers to a person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt, जो अपना मार्केट में लोन रिपे नहीं कर पाते हैं in the ordinary course of business, or cannot pay his debt as they become due. So whether he has committed an act of insolvency or not, भले ही वो इंसॉल्वेंसी करना चाहे या ना चाहे वो फर्क नहीं पड़ता। सिंपल बात है, जो अपना लोन रिपे नहीं कर पाएगा उसको इंसॉल्वेंट बोल देंगे। मार्केट में लोन रिपे नहीं कर पा रहा है तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। सर लियन टर्मिनेट कब होता है? The unpaid seller loses his right of lien under the following circumstances. कब कब होता है कि उसको लियन नहीं मिलेगा? When he delivered the goods, जब वो गुड्स को डिलीवर कर दिया तो कैरियर मतलब किसी ट्रांसपोर्टर को और अदर बिलिंग या फिर किसी और को या फिर किसी एजेंट को फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। मतलब डिस्पोजल अपने हाथ में नहीं रखा, ट्रांसपोर्टर के हाथ में दे दिया। डिस्पोज करना मतलब क्या? छोड़ देना, खत्म कर देना। अपने हाथ में कोई राइट नहीं रखा, किसी ना किसी और को दे दिया। तो जब बायर पूरा का पूरा राइट किसी और को दे दिया तब बायर के पास में लियन नहीं रहेगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। बायर एजेंट को दे दिया तो अभी एजेंट ही जो करना करेगा, बायर के हाथ में राइट नहीं रहेगा। या फिर वह बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ द गुड्स, मतलब बायर का जो एजेंट है वो लॉफुली पोजीशन ले लिया तो भी एजेंट देखेगा। फिर सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लियन, सेलर ने खुद ही लियन का राइट वेव कर दिया है, ठीक है। या फिर estoppel, that is when the seller so conduct himself that he leads third parties to believe that the lien does not exist, ठीक है। ये estoppel में क्या होता है आप समझो सर। when the seller क्या कॉन्टेक्ट कर रहा है सर? बोलो सर, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं है मुझे पहले बताओ। हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज में आ गए, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं, बट प्लीज टेल मी कि अभी तक जो बात हुआ क्या समझ में आ रहा है सर? हेलो अब एस्टॉपेल क्या है सर? एस्टॉपेल मतलब ये लीगली बिलीव किया जाएगा, ठीक है। मतलब लॉ उसको एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन देता है, ठीक है, तो उसको एस्टॉपेल बोलते हैं, ठीक है। जब लॉ कोई हाईएस्ट लेवल डिसीजन देता है तो उसे एस्टॉपेल कहा जाता है। But the seller so conduct himself that he leads third parties to believe that the lien does not exist. तो लीगली ये माना जाएगा कि कोई लियन एग्जिस्ट नहीं करता है और लॉ भी ऐसा डिसीजन माना है, ठीक है। तब उसको हम लोग एस्टॉपेल मानेंगे। तो ऐसे केसेस में उसका लियन नहीं रहेगा, मतलब वो अपने गुड्स पे अधिकार नहीं ला सकता। The unpaid seller, अच्छा कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी आता है सर। The unpaid seller of the goods having lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the price of the goods. समझाता हूँ। A sold a car to B, A B को कार बेचा, कितने में बेचा? 1 लाख में, and delivered the same to the railways for the purpose of transmission to the buyer, ठीक है। A B को कार बेचा 1 लाख पे एंड उसको डिलीवरी कर दिया रेलवेज को, ठीक है। किस किस लिए? ताकि बायर के घर पे ट्रांसमिट हो, पहुंचे वो। रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी। अब रेलवे रिसिप्ट किसके नाम पे लिया गया? बी के नाम पे, एंड सेंड टू बी, और वो बी को दे दिया गया क्योंकि बी रेलवे रिसिप्ट लेके, या बिल ऑफ लैडिंग भी बोलते हैं इसको, अगर ये रेल की जगह फ्लाइट में होता, ठीक है, या शिप में होता तो उसे हम लोग बिल ऑफ लैडिंग कहते हैं, सेम टाइप का, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे रिसिप्ट, तो बी के नाम पे बिल ऑफ लैडिंग हो गया। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन क्योंकि वो ट्रांसमिशन पे चला गया ना, ट्रांसपोर्टर के पास चला गया और बी के नाम पे रिसिप्ट बन गया। क्योंकि बी के नाम पे रिसिप्ट बन गया मतलब ये एक्चुअली बी को ट्रांसफर हो चुका है अब, और ए के पास लियन नहीं रहेगा।
मतलब अगर बाई चांस बी का पेमेंट बाकी रह गया तो यहाँ पर ए और नहीं क्लेम कर सकता। पेमेंट क्लेम कर सकता है लेकिन प्रोडक्ट नहीं क्लेम कर सकता। पैसा क्लेम कर सकता है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक पैसे के लिए दौड़ भाग कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट क्लेम नहीं कर सकता। समझ में आ गया सर? सेक्शन 47, 48, 49 बोलो सर। सेलर्स लियन क्लियर है? आगे बढ़े सर। बोलो सर। हाँ सर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में रोक दो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में रोक दो, मत बेचो। सेक्शन 50 एंड 52 इसके बारे में बात करता है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर आपको पता चल जाता है कि भाई जो खरीदार है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, the unpaid seller who has parted with the possession of the goods has a right of stopping them in transit, and that is to say he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit, and they may retain them until paid or tendered price of the goods। जब तक बाकी पेमेंट नहीं मिलता है तब तक डिलीवरी नहीं करना है। A of Mumbai sold certain goods to B of Delhi, मुंबई से गुड्स जा रहा है दिल्ली पे, he delivered the goods to C, वो C को दे दिया। C कौन है? ट्रांसपोर्टर है, कॉमन कैरियर, for the purpose of transmissions of these goods to B. Before the goods could reach him, before the goods could reach him, मतलब B के घर पे दिल्ली में गुड्स पहुंचने से पहले B इंसॉल्वेंट हो चुका है और ये मार्केट में खबर फैल चुका है। And A came to know about it, और A को भी पता चला। A can stop the goods in transit by giving a notice of it to C. A C को एकदम सिंपल नोटिस देगा कि अगर B पेमेंट नहीं करता है तो मतलब उसका प्रोडक्ट डिलीवर मत कर। समझ में आया सर? इसको बोलते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्योंकि आपको खबर मिला है कि वो दिवालिया हो चुका है, ऐसा खबर आपके पास आया है, तो आप सिंपल बोलना सी को एक नोटिफिकेशन देना, नोटिस देना, सी ट्रांसपोर्टर भाई जब तक तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा या मेरे अकाउंट में पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है, तब तक तुम डिलीवरी मत करना। सेक्शन 51 कहता है goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier, जब वो ट्रांसपोर्टर के पास चला जाता है, और अदर बिली मतलब जो गुड्स को देखभाल कर रहा है, for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them on such carrier or other bill. If the goods are rejected by the buyer and the carrier or the other bill continues in possession of them, the transit is not deemed to be at the end, and even if the seller has refused to receive them back. बात समझे सर? ऐसा भी हो सकता है ना, गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया, तो जो ट्रांसपोर्टर है मतलब जो गुड्स को ट्रांसमिशन करके लेके गया है, द कैरियर और द अदर बिल जो गुड्स को देख रहा था, ठीक है, गुड्स का मतलब करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, ठीक है, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है, कंटिन्यूअस इन पोजीशन ऑफ देम, उसको तब तक पॉजेस करेगा, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट द एंड, ट्रांजिट यहाँ खत्म नहीं होता है, इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक, भले सेलर बोले कि नहीं मैं वापस नहीं दूंगा। सेटलमेंट बायर सेलर के बीच में होगा, ट्रांसपोर्टर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांसपोर्टर को तब तक उसको अपने पोजीशंस पे रखना पड़ेगा जब तक ये पूरा का पूरा सेटल ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रांसपोर्टर बीच सड़क पे सामान को फेंक के आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये तब तक ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट माना जाएगा। अब एक रीजनेबल टाइम होता है हर चीज का, ऐसा नहीं कि बायर सेलर कोई सेटलमेंट नहीं कर रहा है और ट्रांसपोर्टर सारा दिन तक उसका सामान लेके घूमते रहेगा, क्या, ठीक है, उसको भी अपना पेमेंट देगा तो घूमते रहेगा, ठीक है, जब तक पेमेंट मिलेगा क्या दिक्कत है, वो तो अपने किलोमीटर के हिसाब से या टन के हिसाब से भाड़ा लेता है कि कितना टन सामान है, कितना दूर जा रहा है, कितना किलोमीटर घूम रहा है, तेल का खर्चा उठा ले, उसका प्रॉफिट जोड़ के भाड़ा जोड़ के वो अपना चार्ज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सेटलमेंट में कहीं पर भी कहीं गड़बड़ है तो ट्रांजिट में रहेगा, ऐसा माना जाएगा। When goods are delivered to a ship chartered by the ship chartered, मतलब पर्सनल शिप में किसी को दिया गया by the buyer, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of the master, master मतलब जहाज का शिप का जो मास्टर होता है, as a carrier or agent of the buyer, ठीक है, ये डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स आगे देखते हैं।
देखो सर पार्ट डिलीवरी, क्या डिलीवरी पार्टली हो सकता है? यस हो सकता है। पर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ, द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स मे बी स्टॉप्ड इन ट्रांजिट। मतलब एक डिलीवरी का एक पार्ट में, लॉट में बात कर रहा हूं, अगर मानो 2 लॉट सामान देना था, एक एक लॉट में 10 यूनिट्स करके था, ठीक है, तो 10 यूनिट्स पर लॉट, आपने एक लॉट दे दिया, दूसरा लॉट बाकी है, तो हो सकता है कि आपको पता चला कि भाई किसी भी तरह का इंसॉल्वेंसी पता चला, तो आप उसको स्टॉप इन ट्रांजिट कर सकते हो, ठीक है। अब सेक्शन 52 स्टॉप इन ट्रांजिट में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में बात करता है। तो चलो एक काम करते हैं ना, ये 50, 51, 52 को एनालिसिस कर लेते हैं विद एग्जांपल। बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई। बी दिल्ली वाला बी जो है वो मुंबई वाला ए से कुछ ऑर्डर मंगवा रहा है, ठीक है। ये कंसाइन से फॉरवर्ड द गुड्स, ए क्या किया, कंसाइंस एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए एट मुंबई, मतलब ए बी से ऑर्डर मंगवा रहा है, ध्यान से सुनना बात को, मतलब मुंबई से कोई गुड्स दिल्ली जाएगा। अब ए क्या कर रहा है, इसको कंसाइनमेंट में भेज दे रहा है, मतलब कंसाइनमेंट मतलब एजेंसी, ठीक है। तो ए का एजेंट कौन है, बी। ए कंसाइंस एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी, सॉरी गलत बोला मैंने, ए इसको कंसाइनमेंट में भेज दिया और बी के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है। ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस। जैसे ही वो माल दिल्ली पहुंचा, वो बी के वेयर हाउस में लेके गया एंड लेफ्ट देयर। अब बी बोल रहा है, बी रिफ्यूजेस टू टेक दिस गुड्स एंड स्टॉप पेमेंट। बी गुड्स लेने में मना कर रहा है और पेमेंट भी नहीं किया, तो क्या मानेंगे, द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड द अनपेड सेलर कैन टेक देम बैक। सिंपल बात है, बोलो सर, क्लियर एग्जांपल। तो अनपेड सेलर अपना गुड्स अपने घर पे लेके जा सकता है, समझ में आ रहा है ना सर? हाँ, तो बड़ा सिंपल बात है। अब इसी चीज को अगर मैं लीगली एक बार आपको बता दूं, 50, 51 और 52 का एनालिसिस, तो पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है समरीटिकली। समरी इसका ऐसा बनेगा, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मींस द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट to regain the possession and to retain them till the full price is paid। सिंपल बात है भाई, पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा तो गुड्स में मेरा पोजीशन आ जाएगा, और यही कॉन्सेप्ट है। सेलर, अच्छा कब कब ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया जाता है, सेलर मस्ट बी अनपेड, he must have parted with possession of goods, the goods are in transit, the buyer become insolvent, and that the right is subject to provisions of the act, that is section 50। यही हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविजन। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट में आप अपना राइट लगा के स्टॉप कर सकते हो, ट्रांजिट में स्टॉपेज लगा सकते हो और गुड्स अपने नाम पे कर सकते हो। When does the transit comes to an end? अच्छा एक सवाल है सर, ट्रांजिट एंड कब होगा, ट्रांजिट कब तक चलेगा, ये तो समझ में आया था। The goods are deemed to be in the course of transit from the time when they are delivered to a carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier to other belly। But सवाल ये उठता है सर, when does the transit comes to an end? The right of stoppage in transit is lost when transit comes to an end। सिंपल बात है, ट्रांजिट comes to an end in the following cases। मतलब कब मानेंगे कि ट्रांसपोर्टर प्रोडक्ट अपना कंप्लीट कर दिया ट्रांसपोर्टिंग करके, ठीक है, सिंपल बात है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल एकदम। व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, मतलब बायर या फिर सेलर जिसके पास रखने के, बायर जिसके पास रखने के बोला, या तो बायर या तो बायर्स एजेंट। यहाँ पर हम लोग बायर्स एजेंट को बेली भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेली मतलब जो बायर के बिहाफ में गुड्स को रखेगा, ठीक है, ऐसा होता है रियल लाइफ में कि बायर अभी यहाँ पर नहीं है, बायर किसी के गोडाउन में रखने के लिए बोल रहा है, लेकिन बायर के परमिशन के ऊपर बेस करके आप वहां पर डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है। तो व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब एग्जाम्पल बहुत है, अब आप बोलोगे सर एग्जाम्पल देते देते टाइम बीत जाएगा। जैसे ये भी एक फैमिली बिजनेस है हम लोग का, ट्रांसपोर्टिंग का। ये सेल ऑफ गुड्स में मेरा फैमिली बिजनेस बार बार आता है सर, क्या करें। जैसे हम लोग का ट्रांसपोर्ट का नाम है बिरला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट, ठीक है सर। ये बिरला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट बड़ा बाजार में है, ठीक है, ये बड़ा बाजार में इसका ऑफिस है। इसका ऐसा ही ये देखो सर,
घाटा मिदनापुर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये अभी चेंज होके बिरला मिदनापुर ट्रांसपोर्ट हुआ है, ये इसका अभी देखो मिलना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन ये है कि जब कोई ट्रांसपोर्ट कोई गुड्स लेता है ना तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो सर, ये अपने बड़ा बाजार का मोटिया मजदूर यूनियन लोग है, ठीक है। अब ये मोटिया मजदूर वाले क्या करते हैं, गुड्स लेते हैं और ट्रांसपोर्टर के पास जाके गुड्स को जमा कर देते हैं। फिर ट्रांसपोर्टर क्या करता है, उस सामान को यहाँ पर लोड करता है। दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? देखो, ट्रांसपोर्टर क्या करता है, गुड्स को लोड करते हैं और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग खेल होता है सर, ये जितना गुड्स आप देख रहे हो ना गाड़ी के अंदर, ये अलग अलग लोगों का होता है, जरूरी नहीं कि एक ही लोगों का हो। अब हम लोग नॉर्मली, हम लोगों का जो ट्रांसपोर्ट है ये सिंगल लोगों का भी काम करता है और कई बार मल्टीपल लोगों का भी, बिजनेसमैन का भी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। तो ज्यादातर केस में मल्टीपल कस्टमर का प्रोडक्ट पहुंचाने का काम ट्रेडिशनली बहुत पुराना है। अब सिस्टम क्या है, जैसे मेरा जो होम टाउन है झाड़ग्राम, ठीक है, वहां पर जो सामान जाता है सर, तो वहां पर मानो कि 100 दुकानदार है जिनका ऑर्डर था, जो इस ट्रक में लोड होके आया। अब क्या होता था, जैसे वो प्रोडक्ट झाड़ग्राम में हम लोग एक पर्सनल गोडाउन भी हम लोग रखते थे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि झाड़ग्राम में हम लोगों का जो पर्सनल गोडाउन है, ट्रक तो आएगा झाड़ग्राम, कोलकाता से सामान लोड किया, कोलकाता से सामान लोड हुआ कोलकाता ट्रांसपोर्टिंग ऑफिस से। अब ये कोलकाता से झाड़ग्राम जाता है, केजीपी जाता है, मतलब खड़गपुर जाता है, ठीक है, फिर आपका बिरला जाता है, फिर आपका मिदनापुर बोल के एक टाउन है वहां पर जाते हैं, बहुत सारे सिटी में जाते हैं, टाउन में जाते हैं। तो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे झाड़ग्राम में क्या होता था मुझे पता है, क्योंकि मैं बचपन में घर पे देखता था इस चीज को, और अभी भी कभी कभी जब भी रहता हूँ, आप अभी भी होता है। तो होता क्या है कि मानो झाड़ग्राम में हम लोग के गोडाउन पे आके ये ट्रक खाली खाली हो जाएगा और गुड्स हम लोगों के गोडाउन में रह जाएगा। कोई कोई दुकानदार क्या है, वो संगे संग आता है, लेके चले जाते हैं। लेकिन देयर मे बी सम शॉप ओनर्स जो तुरंत प्रोडक्ट लेके नहीं जाता, तो तब तक वो गुड्स किसके पास है, जब तक वो तुरंत लेके नहीं जाता तब तक वो गुड्स हम लोग के झाड़ग्राम वाला गोडाउन में, बट वो किसका गोडाउन है, वो ट्रांसपोर्टर का खुद का गोडाउन है। ये शॉप ओनर्स के कहने पे हम लोग बेली बन जाते थे, उस गुड्स में एक्चुअली हम लोग का कोई राइट नहीं है। लेकिन अगर वो गुड्स एक्चुअली सेल हो चुका है, हम लोग अपना काम कंप्लीट कर दिए हैं, अगर शॉप ओनर्स आके लेके नहीं जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लेगा। हम लोग उसके लिए कुछ चार्जेस भी नहीं करते थे, हाँ अगर करें तो वो बेली हो जाएंगे और फिर उसका भी एक भाड़ा अलग से ले सकते थे। बट हर चीज में पैसा होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा बिजनेस करना। तो पॉइंट ये सर कि जो भी किसी और का प्रोडक्ट जब तक उसको कंट्रोल करके रखता है अपने पास, तब तक वो उसका बेली माना जाएगा। तो माई क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट कहाँ हो गया, ट्रांसपोर्टर जब उसको पहुंचा दिया डेस्टिनेशन पे, लेकिन फिर भी वो किसी गोडाउन पे रखा है, ठीक है, तो भी वो उसको ट्रांसमिशन कंप्लीट मानेंगे, भले ही वो शॉप ओनर्स के पास नहीं गया है, मतलब बायर के पास नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसीलिए बोला सर व्हेन द बायर और द अदर बेली, जैसे हम लोग बेली का भी काम कर लेते थे, जो शॉप ओनर जो दुकानदार प्रोडक्ट नहीं लेके जाता था तो हम लोगों के पर्सनल गोडाउन में वो रखा जाता था, अभी भी रखा जाता है थोड़ा बहुत, अभी ज्यादा नहीं चलता है, क्योंकि इतना लोगों का सामान रख के फिर चोरी चमारी हो जाता है तो फिर वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे गोडाउन से चोरी हुआ है तो डैमेज दो। और छोटा शहर में ना लोग इतना समझते नहीं है, वो चिल्लाना चालू कर देता है, और सब जान पहचान में होता है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, फिर रिलेशन खराब हो जाता है। बड़ा शहर में क्या है ना सर, एक दूसरे को जानते नहीं है, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता। छोटा शहर में, छोटा टाउनशिप में प्रॉब्लम क्या है ना, सब एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, फिर आके बोलेगा क्या दादा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा था थोड़े से थोड़ी ना होगा, ऐसा बोलेगा कि फिर तुम क्या बात करोगे पता ही नहीं चलेगा तुमको। तो ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है सर, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग समाज में रहते हैं ना सर, और ये समाज में क्या प्रॉब्लम है कि रिश्ता बना के चलना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सर और भी देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जब माना जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग कंप्लीट हुआ है या ट्रांसमिशन एंड हुआ है। बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशंस। It is also called intersections of the buyer, which can be with or without the consent of the carrier. Where the carrier or other belly acknowledges to the buyer or his agent that he hold the goods as soon as the goods are loaded on the ship,
unless the seller has reserved the right of disposal of the goods. If the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो भी उसको एंड माना जाएगा. When goods are delivered to the carrier hired by the buyer, the transit comes to an end. मतलब जो बायर ने खुद हायर किया है तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिट कम्स टू एन एंड हो जाएगा, क्योंकि अभी बायर नहीं तो उसको हायर कर लिया ना, तो फिर और क्या, अब सेलर का क्या काम. हाँ, गाड़ी में लोड भी बायर करेगा और घर तक भी बायर लेके जाएगा, काम खत्म हो गया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड हो गया, सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं पर खत्म. Where the part delivery of the goods has been made to the buyer, the transit will come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission. When the goods are delivered to a ship chartered by the buyer, the transit comes to an end. तो पर्सनल शिप में जब जाते हैं, अगर उसमें माल लोड हो गया मतलब खत्म, अब उस पे सेलर का कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा, मतलब ट्रांजिट कम्स टू एन एंड हो जाएगा. तो बेसिकली इतना सारा पॉइंट पढ़ने के बाद बस एक पॉइंट ही सामने आ रहा है सर. स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सिंपल मतलब है बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स बाय गिविंग नोटिस टू द कैरियर नॉट टू डिलीवर द गुड्स. ठीक है, ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्ट करता है इस तरह से. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके सर, अब यहाँ पर बोला सर राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का डिफरेंस क्या है. अब क्या बताऊं सर, इतना देर से तो यही बता रहा हूँ, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा. ओके सर, समझ में आ रहा है? बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. सेक्शन 53 देखो, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर. ये क्या होता है सर? द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller, the first buyer. Sir, the second buyer cannot stand in a better position than his seller, that is the first buyer. मैं समझाता हूँ. जहां पर सब सेल होता है, सब सेल मतलब डायरेक्ट सेल नहीं, बायर को प्लेज किया जाता है फिर वो किसी और को सेल करता है. A sold certain goods to D of Mumbai and goods are handed over to railways for transmission to D. In the meantime, the B sold these goods to C for consideration. ध्यान से सुनना, B sold these goods to C for consideration and B becomes insolvent. सर ये क्या हो गया? सर A ने B को बेचा, ए बी को बेच रहा है, मुंबई वाले बी को, कि भाई गुड्स बेच रहा हूं मैं तुम्हें, और ये गुड्स हैंडओवर कर दिया रेलवे को ताकि गुड्स बी तक पहुंचे. बी क्या किया, गुड्स आने से पहले ही सी को बेच दिया. ऐसा होता रहता है, और बदले में पेमेंट भी ले लिया. बट बी इंसॉल्वेंट हो चुका है. नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या अब इस गुड्स में अगर, क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो क्या लगता है ए को पेमेंट मिलेगा? सर घपला देखो, ए बी को बेचा, बी रेलवे को दे दिया ट्रांसमिशन के लिए, इन द मीन टाइम बी सी को बेच दिया और बी इंसॉल्वेंट हो चुका है. क्या बी से ए को पैसा मिलेगा अभी? हेलो, सर सिंपल बात है ना, इंसॉल्वेंट हो चुका है मतलब पेमेंट मिलना मुश्किल है ना. इंसॉल्वेंट हो चुका है मतलब पेमेंट मिलना मुश्किल है, पेमेंट कहां से लेके आएगा? बट द बिग क्वेश्चन इज दैट, लेकिन यहाँ पर बी तो सी को सेल करके बैठा है. नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या ए को गुड्स को रोकने का, ट्रांजिट पे रोकने का राइट है कि नहीं? Now the answer is yes. He can still exercise his right of stoppage in transit. क्योंकि वही बात है सर, वही बात है, फर्स्ट बायर का राइट. समझ में आ रहा है सर? ये जो पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है, the right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. जब तक सेलर का एसेंट नहीं होता
तब तक कोई काम बनेगा नहीं. दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन अ बेटर पोजीशन देन हिज सेलर. अब यहाँ पर सेकंड बायर कौन है? सेकंड बायर कौन है? फर्स्ट बायर तो बी था, सेकंड बायर सी है. तो सेकंड बायर कभी भी फर्स्ट बायर से बेटर पोजीशंस में नहीं रह सकता. और जब तक सेलर का एसेंट नहीं होता है तब तक कभी भी मामला सेट नहीं हो सकता. तो यहाँ पर ए का राइट है, वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है क्योंकि बी इंसॉल्वेंट हो चुका है और ए को पेमेंट मिलने का चांसेस नहीं है. तो भले ही बी ने सी को सेल कर दिया था, बदले में कंसिडरेशन भी ले लिया था, फिर भी ए का राइट है प्रोडक्ट. बोलो सर, समझ में आया? ये है सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय बायर. मतलब बेसिकली यहाँ पर जो बी था ना, वो सी को प्लेज करके रखा था कि भाई जैसे ही मेरा प्रोडक्ट आएगा वो तुम्हारा है, बदले में तुम पेमेंट करके जाओ. ये होता है ना मार्केट में, जब किसी प्रोडक्ट का हाई डिमांड चलता है ना तो पहले से पेमेंट लेके रखता है. लेकिन आप कितना भी पेमेंट पहले से लेके रखो, लेकिन अगर आप ही बाद में इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो मेन सेलर जो है उसका अधिकार थोड़ी ना बंद हो जाएगा. हेलो, एनी डाउट सर? पूछ लो. एनी डाउट? सेक्शन 53. नयनी, सैनॉन, सुबीर, साहिल, शिवास, हो आप लोग? Yes, sir. সম্পদের আওয়াজ পাচ্ছি না. ওকে স্যার. হ্যাঁ স্যার আছি। ओके. The exceptions where unpaid sellers right of lien and stoppage in transit are defeated. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे भी है जहां पर ये जो unpaid sellers right of lien and stoppage in transit को defeat हो जाता है सर. There are some exceptions when the sellers has assented to the sale, mortgage or other dispositions of the goods made by the buyer. These are some different cases. इसका कुछ केस स्टडीज भी है, जैसे कि ये केस है सर माउंट डी एफ लिमिटेड वर्सेस जे एंड जे प्रोविजंस कंपनी लिमिटेड. ठीक है. क्या हुआ था? माउंट डी एफ लिमिटेड वर्सेस जे एंड जे. They entered into a contract to sell cartoons in positions of a Wayfinger. Wayfinger मतलब नॉर्मली शिप में होता है Wayfinger. Wayfinger क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. इसको Wayfinger बोलते हैं. Draft, ठीक है. Werf, ठीक है. As an archaic term in a person who is in the keeper of owner of a work. The Werfinger takes custody and is responsible for goods delivered to the typically has an office. तो बेसिकली पोर्ट बिजनेस में चलता है. ठीक है. टिपिकली इन ऑफिस ऑफ द डॉक में ऑफिस होता है, as an office in a dock, and is responsible for day-to-day activities including shipways, keeping tight tables and resolving disputes. ठीक है. इस सब चीजों का वो देखभाल करते हैं. हार्बर मास्टर भी बोला जाता है. ठीक है. जो पोर्ट में काम करते हैं. Rarely used. Today's Wayfinger is usually called as a harbor master. आज की डेट में इसको हार्बर मास्टर कहा जाता है. ठीक है. जो गुड्स को डे टू डे लेवल में शिपवेज में कंट्रोल करता है. सो क्या हुआ था? He entered into a contract to sell cartoons in positions of a Wayfinger to B and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. Now B sold goods to C. ध्यान से सुनो. He entered into a contract to sell cartoons in positions of a Wayfinger to B. जो किसके पास है? बेसिकली हार्बर मास्टर के पास है. हार्बर मास्टर के पास जो गुड्स है वो गुड्स ए बी को बेचना चाहता है. And agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. ठीक है. तो A यहाँ पर क्या कर रहा है? सेल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहा है. He entered into a contract to sell cartoons in positions जो किसके पास है? हार्बर मास्टर के पास. मतलब बेसिकली शिप वेज में है. And agreed with B that the price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer. Now B sold goods to C. अब B क्या कर रहा है? C को दे दिया. And C duly paid to B. But anyhow, B failed to make the payment to A. C B को दे दिया सर, but B A को पेमेंट करने में फेलियर रह गया.
A wanted to exercise the right of lien and ordered the wayfarer not to make delivery to C. A हार्बर मास्टर को बोल रहा है कि भाई क्योंकि गुड्स का पोजीशन हार्बर मास्टर के पास था, तो वो हार्बर मास्टर को बोल रहा है कि भाई तुम सी को डिलीवरी मत दो, मतलब राइट ऑफ लियन लगाना चाहता है ये। इस केस में डिसीजन हुआ था, the seller had assented to the resale of the goods by the buyer to the sub buyers and as a result his right of lien is definite। क्योंकि यहाँ पर जो राइट है ना, ये राइट ए बी को दे दिया था। क्यों? देखो यहाँ पर बोला था ए एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कार्टून्स, जो हार्बर मास्टर या वेफिंगर के पास है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceeds recovered from his customer। लेकिन बी ने सी को दे दिया था, सी ने पेमेंट भी कर दिया था। सी का क्या गलती है सर? सी ने तो सारा काम कंप्लीट किया, लेकिन बी फेलियर रहा। तो बी फेलियर रहा है तो ऑब्वियसली ए को पेमेंट नहीं मिला। लेकिन अभी ए का प्रॉब्लम ये हो गया है क्योंकि वो राइट ऑलरेडी छोड़ दिया था, मतलब लियन का जो अधिकार है वो पहले ही छोड़ दिया था। लेकिन अभी ए को लग रहा है कि नहीं, मैं लियन लगाना चाहता हूं कि मेरा गुड्स सी के पास ना जाए, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। सेलर हैड असेंटेड टू द रीसेल ऑफ द गुड्स, क्योंकि सेलर ने बोला था यस तुम उसको रीसेल करो, पहले से ही बोल दिया था, अपना ओपिनियन दे दिया था। सेलर हैड assented to this resale of the goods by the buyer to the sub buyers and as a result his right of lien is definite, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिफिट हो गया। माउंट डी एफ वर्सेस जे एंड जे कंपनी लिमिटेड के बीच में ये केस बना था। ये क्या हो गया? एक्सेप्शंस जहां पर अनपेड सेलर्स का राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, अगर वो लियन का राइट खुद ही छोड़ देता है तो। बोलो सर, क्लियर है? हेलो, क्लियर है कि नहीं? बताओ सर, क्लियर है या नहीं? तनोन, सुबीर, साहिल, यस सर। संपत, समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। तो सर ये था राइट अगेंस्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है? राइट अगेंस्ट गुड्स का कॉन्सेप्ट। देयर आर सम मोर पॉइंट्स, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, सिमिलर टाइप ऑफ है। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। सर अगर बायर के अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकता है? मतलब गुड्स पे नहीं, बायर के अगेंस्ट में अनपेड सेलर का क्या राइट हो सकता है? ये पॉइंट यहां पर बोला है, राइट्स ऑफ बायर। अच्छा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, ठीक है? और देयर आल्सो, तो वैसा नहीं कि सिर्फ अनपेड सेलर को ही राइट होता है, बायर का राइट भी होता है सर, ठीक है? बायर का भी राइट होता है, तो वो बोला गया है सर, ठीक है? तो अगर एक बार मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेक्शन 55 से लेकर 61 के बीच में इसको बोला गया है सर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली। An unpaid seller can enforce certain rights against the goods as well as against the buyer personally. Rights of unpaid seller against the buyer are otherwise known as seller's remedies for breach of contract of sale. सिंपल बात है भाई, मैंने तुमको सेल किया था, तुमने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो मेरे को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी मेरा हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रेमेडी दो। The right of the seller against the buyer personally are called right in personam and are in addition to his rights against the goods. गुड्स तो नहीं ले सकता, बट मुझे मेरा पेमेंट करो या डैमेज दो, क्योंकि तुमने मुझे पेमेंट नहीं दिया। और अगर नहीं देगा तो केस भी कर सकता है। तो सूट फॉर प्राइस सेक्शन 55 में जाके बोलेगा, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है? अगर बायर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बदले में वो डैमेज क्लेम करेगा, सेक्शन 56, ठीक है? सेक्शन 60 रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर देगा। Where the buyer repudiates the contract before the date of delivery, the seller may treat the contract as decided and sue damages for the breach. Repudiate मतलब पहले हाँ बोल के फिर ना बोलना, पहले हाँ बोला फिर ना कर दिया, इसको repudiates कहते हैं, ठीक है? मतलब तुम अपने ही बातों पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, एक बार हाँ फिर ना, ऐसा क्यों? ठीक है? तो अगर ऐसा कभी भी कोई बायर करता है किसी सेलर के साथ,
सेलर इसको क्या ट्रीट करेगा, रिसाइंड इट मतलब कैंसिल एंड सू डैमेजेस फॉर ब्रीच एंड दिस इज नोन एज रूल फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही ब्रीच हो गया, इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच कहते हैं, मतलब ड्यू डेट से पहले जो ब्रीच हो जाता है, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़े हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, सेक्शन 60 में बोला है। सेक्शन 61 सूट फॉर इंटरेस्ट, where there is a specific agreement between the seller and the buyer as to interest on the price of goods from the date on which the payment becomes due, जब से पेमेंट ड्यू हो जाएगा, जितने दिन के अंदर बात हुआ था, अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो उसके बाद जितना देरी होगा पर डे या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। The seller may recover interest from the buyer. If, however, there is no specific agreement to this effect, the seller may charge interest on the price when it becomes due from such day as he may notify to the buyer. वो नोटिफिकेशन चलता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बनके होता है, बट सूट फॉर इंटरेस्ट होता है। सर इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो the court may award interest to the seller in a suit by him at such rates as it thinks fit on the amount on the price from the date of tender of the goods from the date on which the price was payable. That means कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई जितना दिन का ड्यू बायर ने सेलर के पास रखा है उसका रीजनेबल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, वो कोर्ट डिसाइड करेगा और सेलर को इंटरेस्ट मतलब मिलाने का पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, वो कोर्ट उसको सेलर का जो लॉस हुआ है वो लॉस बुक कराएगा बायर के थ्रू से। रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ठीक है, यहाँ पर रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर के बारे में बोला है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर, अगर सर बार बार हम लोग अनपेड सेलर का बात किया, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि बायर के साथ भी धोखा हुआ है, जैसे पेमेंट कर दिया पर गुड्स नहीं आया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही फेल्स टू डिलीवर द गुड्स एट द टाइम ऑफ और मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही रिपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले सेलर बोला था हाँ सेल करूंगा, फिर बाद में बोलते हैं नहीं करना है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय सेलर वेयर ही डिलीवर नॉन कन्फर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट द रिवोक्स एक्सेप्टेंस। सेलर ने ब्रीच कर दिया सर, डिलीवर नॉन कन्फर्मिंग गुड्स एंड बायर रिजेक्ट्स, मतलब जैसा बात हुआ था वैसा गुड्स नहीं बेचा, डुप्लीकेट गुड्स बेच दिया, बायर रिजेक्ट कर दिया और उसका एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया। मतलब ये एक्सेप्टेंस तो कोई मतलब का नहीं है ना, क्योंकि आपने जो एक नंबर माल बोल के 2 नंबर माल बेच दिया है ना। तो इफ द सेलर कमिट्स द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द बायर गेट्स द फॉलोइंग राइट्स, क्या कर सकता है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, नॉन डिलीवरी ना होने के कारण जितना डैमेज बायर को हुआ है वो डिलीवरी का अमाउंट देना पड़ेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, केस कर सकता है कि भाई जो परफॉर्मेंस होने का बात था आपने नहीं किया। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सूट फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, वो सारा का सारा बायर के पास राइट होता है सर। ठीक है, ये सब वो ब्रीच के ऊपर बेस करके कर सकता है। डिलीवरी नहीं करेगा सेक्शन 57 में बोला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है सर, आप गो थ्रू कर सकते हो एक बार, इजी पार्ट है सर। ए शू मैन्युफैक्चरर agreed to sell 100 pairs of shoe to B at the rates of 1050 per pair. He knew that the B wanted the shoes for the purpose of further reselling them to C. A को पता था कि ये शू पहनने के लिए नहीं बेचने के लिए लिया जा रहा है at the rate of 1100 per pair, 1050 में खरीदना था और 1100 में बेचने वाला था। कौन? B. और the due date of delivery ये फेल हो गया, जूता नहीं बेच पाया B को। तो क्योंकि बी ने जूता नहीं बेच पाया सी को, ए बी को नहीं दिया तो बी कैसे सी को देगा। सो बी कुड नॉट परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट विद सी फॉर द सप्लाई ऑफ 100 पेयर्स ऑफ शूज, मतलब 100 पेयर ऑफ शूज अगर नहीं दे पाया तो इन द केस बी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम ए 50 पर पेयर। तो 100 into 50 कितना लॉस होता है, 5000 का। अब ये लॉस डैमेज क्लेम कर सकता है कौन, बी ए से। ठीक है, बिजनेस में ये सब बिल्कुल होता है सर। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस 58, agreed to sell a rare painting of Mughal period to B, but on the due date of delivery he refused to sell the same, मतलब नहीं कर पाया। B may file a suit against A for obtaining an order from court to compel A to perform the contract, that is to deliver the painting to B at the agreed price. सिंपल बात है, अगर एग्रीमेंट हुआ था मुगल पीरियड का जो पेंटिंग उसके पास था उसको परफॉर्म करने का, करना पड़ेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। अब मुगल पीरियड का पेंटिंग तो बार बार नहीं मिलेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको पूरा करो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी दिया था नहीं निभाया, पूरा करो, है ना, वारंटी में हम लोग पढ़ चुके हैं सर।
इंटरेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बोला। जैसे यहाँ पर एक बोला, इन केस ऑफ सेल ऑफ सिगरेट विच टर्न आउट टू बी ए mild and unfit for consumption, damages are awarded on the basis of the difference between the contract price and the price released। मतलब जो सिगरेट देना था वो जो एक्चुअली शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। नॉर्मल सिगरेट ही खराब होता है, लेकिन उसमें जो तंबाकू वगैरह यूज किया वो एकदम बिल्कुल बेकार है। तो ऐसे केसेस में जो सिगरेट का क्वालिटी इश्यूज है, वो क्वालिटी के अगेंस्ट में भी इंटरेस्ट चार्ज होता है सर। In case of absence of transfer of title or registration, the purchaser cannot claim damages for breach of conditions and warranty relating to sale। मतलब अगर ट्रांसफर का कोई टाइटल, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है ना, परचेसर कैन नॉट क्लेम डैमेजेस। अगर कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, कोई ट्रांसफर टाइटल कि भाई हाँ ये गुड्स उसका था, मेरे पास आया है, ठीक है, आपसे ये मेरा है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना बायर के पास या परचेसर के पास, तो वो कभी भी वारंटी या कंडीशन क्लेम नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप कोई भी गुड्स लेते हो, उसमें दुकानदार आपको वारंटी कार्ड देता है, और वही वारंटी कार्ड एक्चुअली आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड के थ्रू से आप अपना वारंटी या गारंटी क्लेम करते हो। लेकिन अगर आप उसके पास वो नहीं है तो आप कभी भी वो क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 64 ऑक्शन सेल के बारे में बात करता है सर। मैं आपको ऑक्शन सेल पहले ही बोल दिया आईपीएल में, जैसे आपको बोला था। सेक्शन 64 उसके बारे में बात करता है। तो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, जान के चल जाओ सर। और क्या, अब इतना सारा चीज हो गया तो फिर एक ऑक्शन सेल में क्या है, ठीक है, सुन लो 5 मिनट। An auction sale is mode of selling property by inviting bids publicly and the property, है ना। जैसे आईपीएल ऑक्शंस, जैसे मैं आपको मेरे फादर बिजनेस के बारे में बोला था, गवर्नमेंट ऑक्शंस, फॉरेस्ट मर्चेंट का ऑक्शन में बिकता है। ये देखो ना, मैं आपको कुछ देर पहले आईपीएल ऑक्शन को समझा ही था, और यहाँ पर भी देखो ये सब ऑक्शन सेल लिस्ट है। ये देखो डाउनलोड हो गया। अब सरकार यहाँ पर लिस्ट दे के रखा है, ये देखो, ये वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ऑक्शन लिस्ट है। क्या है इसमें, लकड़ी बिकेगा। अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बेलियातोड़, राधानगर, वहां पर अलग अलग टिम्बर बिकता है। टिम्बर बिकता है मतलब टिम्बर ऑक्शन में उठाया जाता है। जैसे आकाशमणि है, साल पेड़ है, यूकलिप्टस है। अब आकाशमणि का लेंथ बोल दिया, गर्थ गर्थ बोल दिया, नंबर ऑफ पोल कितना है वो भी बोल दिया, ठीक है, लॉग पोल या स्टेक मतलब लॉट, ठीक है, और उसका टोटल एमक्यू कितना है। एमक्यू मतलब इसका साइज का मेजरमेंट होता है, जो एमक्यू से होता है सर, m⁻³ मतलब एमक्यू, ठीक है, स्क्वायर होता है, उसे क्यूब में होता ही है, मैथमेटिकल मेजरमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि जो बंदा ये बेलिया तोड़ वाला डिपो का आकाशमणि लेना चाहेगा, उसका सरकारी एक दाम है, ठीक है, सरकार ने बता दिया कि भाई इतना है, अब वो दाम का रेंज ऑक्शन करने के टाइम पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसमें मिनिमम एक 185 लॉट का दाम बताएगा। उसके बाद अभी सरकार ने तो बोला कि भाई बेलिया तोड़ में 185 आकाशमणि का पोल है। अब इसके लिए सरकार ने मानो दाम दिया 50,000 का। अब बाकी बिजनेसमैन देखेगा कि भाई मार्केट में इसका क्या सेल हो सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि भाई नहीं, मैं अगर मार्केट में 70,000 में भी बेच सकता हूँ, तो 50,000 का दाम जो सरकार ने दिया है गवर्नमेंट रेट है, अब वो 5,000 में एक्स्ट्रा बीट करेगा या 2,000 में, 5 मिनिमम प्लस 500 करके बीट कर सकते हैं। तो एक रीजनेबल रेट होना चाहिए, तो 500 करके बढ़ता जाता है। हो सकता है कि 55 के लास्ट बीट हुआ, तो अब 55 के से आप सरकार के घर से ये पर्टिकुलर चीज को ले सकते हो, और 65 या 70,000 में आप मार्केट में बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आईपीएल में क्या होता है, प्लेयर का भी एक बेस प्राइस होता है। जैसे सरकार यहाँ पर बेस प्राइस दिया ना, गवर्नमेंट बोला कि यूकलिप्टस या आकाशमणि 50K का है, अब ऑप्शन होकर दाम बढ़ जाता है। सिमिलरली आईपीएल में भी बेस प्राइस होता है, फिर बीडिंग करते करते अलग अलग टीम का ओनर लोग उसका दाम बढ़ा देता है ना। एग्जैक्टली यही होता है। तो ये क्या हो गया था, ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। An auctioneer is an agent governed by a law of agency. When he sells, he is only the agent of the seller. He may, however, sell his own property as the principal and did not disclose the fact that he is so selling. The legal rules of auction sale section 64 of the Sale of Goods Act में इसका regulations को बोला गया है, जरूर एक बार go through करके रखना। Where sold goods are sold in lots. Normally lot में होता है, मैं आपको भी दिखाया। Where goods are put up for sale in lots,
Each lot is prima facie deemed to be subject for separate contract of sale. हर लॉट का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा. यस कॉन्ट्रैक्ट होता है. आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना कि भाई ये प्लेयर इतना टीम के लिए इतना दिन तक खेलेगा, है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सिमिलरली गवर्नमेंट का भी, जैसे फॉरेस्ट मर्चेंट का भी सेम काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ completion of contract of sale, right to bid may be reserved. Right to bid may be reserved expressly by or on behalf of the seller, and where such right is expressly reserved but not otherwise, the seller or any one person on his behalf may bid at the auctions. अगर किसी के अगेंस्ट पे बीड रिजर्व किया जाता है तो वो ऑक्शनर के हाथ में वो राइट है कि भाई मैं इसमें बीड रिजर्व है, मतलब इतना ही लोग बीड कर सकता है या मैक्सिमम इतना ही अमाउंट के लिए बीड कर सकता है. एग्जाम्पल देखो पूरा क्लियर हो जाए. P sold car by auctions. It was knocked down to Q, who was only allowed to take it away on giving a check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until the check was cleared. In the meanwhile, till the check was cleared, Q sold the car to R. It was held that property was passed on the fall of Hammer, and therefore R had a good title to the car. क्योंकि ऑक्शन में जब कोई चीज सेल होता है ना तो उसमें हैमर फॉल होता है. आप देखोगे आईपीएल में भी होता है. So both sale and sub-sale are valid in favor of Q and R respectively. क्या हुआ सर, समझ में आया ना? P ने ऑक्शन में कार सेल किया. It was knocked down to Q, who was only allowed to take it away on giving the check price. लेकिन ये भी बोला कि जब तक चेक क्लियर नहीं हो जाता ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा. In the meanwhile, till the check was cleared, मतलब इसके बीच में चेक भी क्लियर हो गया, Q sold the car to R. Q R को सेल कर दिया. ठीक है. And it was held that the property was passed on the fall of Hammer. और ये प्रॉपर्टी Q को R के पास कैसे गया? हैमर फॉलो के ऑक्शन में. And therefore R had a good title to the car. बिल्कुल. और इस पे देखो P Q को दिया, Q R को दिया. तो इन दिस केस बोथ सेल एंड सब सेल, मतलब P ने जो Q को किया और Q ने जो R को किया एकदम वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. P ने Q को दिया, Q ने R को दिया, और सब कुछ एज पर ऑक्शन सेल में फॉल ऑफ हैमर के थ्रू से और एज पर क्लियरेंस के बेसिस पे हुआ है. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्शन सेल एकदम क्लियर है. सिंपल. मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताया, एक बार बस पॉइंट गो थ्रू करके रखिएगा. There is another point, inclusion of increased or decreased taxes in contract of sale. सेल कॉन्ट्रैक्ट में जो टैक्स अमाउंट होता है जीएसटी, ठीक है, सेक्शन 64 है इसके बारे में बात करता है. Where after contract has been made but before it has been performed, tax revision takes place. मानो कि कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले टैक्स में कुछ रिविजन आया, बट टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड, जिसमें सरकार टैक्स लगाता है कि भाई 18% लगाए कि 12% टैक्स लगाए, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. और remitted in respect of any goods without any stipulation to the payment of taxes. The parties would become entitled to read just the price of the goods accordingly, and following taxes are applied on the sale or purchase of goods, and duty or customs of excise and goods, any tax on sale or purchase of goods. मतलब आप तो दाम देखो ही, साथ में आपको टैक्स भी देना पड़ेगा जो भी उसका टैक्स रहेगा. The buyer would have to pay the increased price where the tax increases and may derive the benefit of reduction if taxes are curtailed. अगर मानो कि वो जब डील कर रहा है तब टैक्स ज्यादा था, बट बाद में जब उसको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना था उस टाइम पे देखा गया कि इसका टैक्स रेट कम हो गया है, तो बाद में गवर्नमेंट से कर्टेल टैक्स रेट एडजस्टमेंट हो जाता है. द सेलर में add the increased taxes in the price. The effect of provisions can, however, is excluded by an agreement to the contrary. It is open to the parties to stipulate anything in regard to taxation. ये पार्टी के बीच में होता है. जब भी कोई चीज सेल होता है ना, तो नॉर्मली देखो ना मार्केट में, जब कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में 18% रेट में करेंटली चल रहा है, अब दुकानदार के साथ ये बातचीत चल रहा है कि भाई नेक्स्ट टाइम से ये 12% हो जाएगा, बट प्रोडक्ट का रेट बढ़ सकता है. तो ये अपने बीच में एक एडजस्टमेंट चलता है कि भाई अभी जीएसटी 18% दे के लेना है कि एक महीने बाद 12% से लेना है, तो वो अपने बीच में करता है. लेकिन दोनों ही बेनिफिट आप ले सकते हो. आप इंक्रीज अगर हो जा रहा है तो आप इंक्रीज पेमेंट करो, और बाद में अगर कम हो गया तो उसका बेनिफिट आप बाद में ले सकते हो. ऐसा नहीं कि आप 18% रेट में दिए थे तो फिर बाद में भी 18% होगा, ऐसा कोई बात नहीं है. ठीक है, तो आपको इसका जो रिडक्शन या कर्टेल्ड अमाउंट है इसका बेनिफिट आपको बिल्कुल मिलेगा. ठीक है, तो सिंपल बात है, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो सेक्शन 64A बता के रखा है. और आपको देना है ये कस्टम ड्यूटी हो, सेल ऑफ परचेज गुड्स का जो टैक्स हो, दैट इज जीएसटी हो, वो तो देना ही पड़ेगा. बस ये है अनपेड सेलर का रिलेटेड कहानी. अब क्या करना है सर, जो हमेशा बोलता रहता हूँ, चैप्टर एंड में जाओ, नोट्स अगर नहीं है तो मेरे से ले लो, जितना सारा क्वेश्चंस है यहाँ पर सारा कंप्लीट कर लो,
कोई डाउट है तो पूछ लिया करो। इतना ही है सर। शिवाज, सुबीर, संपद, ओके ठीक है, शेयर कर दूंगा संपद, मुझे याद है 1-2 दिन में शेयर हाँ सर। करता हूँ। স্যার আপনাকে এটা পাঠিয়েছি একবার দেখবেন। अच्छा देखेगा, ठीक है सर, इतना ही है। टाटा फिर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। ओके सर, बाय सर जी। बाय सर जी, बाय।